हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे एज ऑफ रिवाइवल को और किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में पॉइंट्स समझने वाले हैं। पहले वो देख लीजिए। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का, जिसमें समझेंगे व्हाट इज़ द एज ऑफ रिवाइवल, राइट। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड का, यानी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि जिसे बोलते हैं उसे हम समझेंगे कि हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा रहा इस एज में। देन सोशल बैकग्राउंड की बात करेंगे, फिर कल्चरल, क्योंकि हर चीज़ का, हर पॉलिटिकल सोशल कल्चरल हर एस्पेक्ट का इफेक्ट पड़ता है हर एज पर, है ना। लिटरेरी बैकग्राउंड देखेंगे फिर हम, उसके बाद भी करेक्टरिस्टिक्स, यानी वैसे हम ये जो चार पॉइंट्स हमारे रहेंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड और लिटरेरी बैकग्राउंड, इन्हीं के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम इस सिक्स पॉइंट में एक बार समअप करेंगे, एक तरह से ये समझ लीजिए, है ना। उसके बाद में ये देखेंगे कि इस एज के अंदर कौन कौन से मेजर राइटर्स आए और कौन कौन से मेजर वर्क्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में रहे, यानी कुछ मेजर, सारे के सारे नहीं, कुछ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट स्टडी करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एज ऑफ रिवाइवल का, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा टॉपिक, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए और नॉलेज से भरा हुआ होगा। तो शुरुआत करते हैं, फर्स्ट पॉइंट उठाते हैं इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको कहा कि हम समझेंगे आखिर है क्या ये एज ऑफ रिवाइवल। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज आपके सामने लिखी हुई है इंग्लिश के अंदर, रीडिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने इस वीडियो को ना बहुत डिटेल से बनाया है ताकि इस एज के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई डाउट ही ना बचे। तो इंग्लिश बहुत इजी लिखी हुई है, उसको रीडिंग करने की कोई नीड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हम करते हैं यहाँ पे हर एक लिटरेरी लेसन को इजी, तो हमें इसको इजी बनाना मेन बात ये है। और आप और हम बाइलिंगुअल मेथड से पढ़े हैं, तो बाइलिंगुअल मेथड से ही पढ़ाएंगे, यानी समझेंगे। ठीक है, दोनों काम करेंगे। तो एज ऑफ रिवाइवल जो है वो पीरियड है इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री का, कब से कब तक का, 1400 से 1550 का। ठीक है, इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर 1400 से लेकिन 1550 तक का जो टाइम है उसे एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोटे तौर से अगर हम इस बात को याद करना चाहें, समझना चाहें, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब जोफ्री चौसर की डेथ होती है, कब, 1400 में, राइट। तो इसकी शुरुआत होती है इस एज की, एज ऑफ रिवाइवल की लगभग शुरुआत है, क्योंकि देखो 1400 से शुरुआत है ना, तो डेथ होती है जोफ्री चौसर की 1400 में, तभी से शुरुआत है, एंड्स जस्ट बिफोर द एलिजाबेथन एज बिगिन। और इस एज की जो एंड है वो होती है एलिजाबेथन एज जब स्टार्ट होती है उससे जस्ट पहले। तो दो चीज याद होगी। सो इट कवर्स द होल 15th सेंचुरी, कंप्लीट 15th सेंचुरी को कवर कर लिया और फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी को कवर कर लिया। आप लगा लो हिसाब, 1400 से लेके 1500 तक हो गई आपकी 15th सेंचुरी। ठीक है, 1501 से 1550 तक हो गई आपकी हाफ 16th सेंचुरी, तो कवर कर लिया पूरा। तो वेरी फ्यू ग्रेट बुक्स वर रिटन इन दीज ईयर्स, कुछ ही, बहुत कम, यानी किताबें बड़ी जो है ना कुछ ही लिखी गई थी। इवन सो द पीरियड मैटर्स बिकॉज इट इज़ द ब्रिज बिटवीन द मिडल वर्ल्ड एंड द रेनेसा। बुक्स के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो बहुत बड़ी बड़ी जो मतलब फेमस मशहूर जो किताबें हैं ना वो तो बहुत ही कम होंगी, रेयर ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो पीरियड है मैटर करता है भाई, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम कर रहा है, किसके बीच में, मिडल वर्ल्ड और रेनेसा के बीच में। रेनेसा का मतलब जानते हो, रेनेसा मीन्स द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, राइट, पुनर्जागरण का टाइम। ठीक है, तो हम इस एज को समझें तो समझते हैं इस तरीके से कि पहले ना द बैरन एज के रूप से जानी जाता है, मतलब स्टार्टिंग का जो टाइम है उसको धीरे धीरे एलोबरेट करते हुए चलेंगे। देखो कैसे, एक्चुअली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम, बैरन एज क्यों कहते हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड जिसको बैरन एज का नाम दिया गया है। तो वो क्या है, एक्चुअली 100 साल का जो युद्ध चला ना, 100 ईयर्स जो वार चला ना, टिल 1453, और जो वार्स ऑफ द रोजेज जो 1455 से लेके 1485 तक, हाँ, इसने जो लिटरेरी एक्टिविटीज थी ना उसको, मतलब ये समझो लिटरेरी एक्टिविटीज को तोड़ दिया था, जो डिसरप्ट कर दिया था पीसफुल लिटरेरी एक्टिविटीज को।
इसलिए इसको बैरन एज भी बोला जाता है। इस एज के अंदर डिक्लाइन हो गया था क्या, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है, जो संरक्षण होता है ना, वो एक तरह से डिक्लाइन हो गया था। नोबल्स जो थे वो तो युद्ध के अंदर बिजी हो गए थे, इसलिए सपोर्ट देना बंद कर दिया था राइटर्स को। तो बैरन एज, बैरन का मतलब बंजर होता है, जानते हो आप, जानते हैं ना, बंजर। और बंजर क्या होता है, जहाँ पे कुछ उगे ना। तो पॉलिटिकल एक तो इंस्टेबिलिटी थी, बैरन एज होने का रीज़न ये है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि युद्ध छिड़े पड़े थे, 100 ईयर वार, फिर वार ऑफ रोजेस। इसकी वजह से क्या होता, लिटरेरी एक्टिविटीज़ जो थी, इसकी पीस जो है उसकी डिस्टर्ब हो रखी थी बिल्कुल ही। साथ ही साथ अगर हम बात करें कोई राइटर्स को अगर सपोर्ट करे, तो सपोर्ट करने वाले बंदे तो अंगेज थे वार के अंदर। उसके बाद एक था कि लोग इमिटेशन कर रहे थे चौसर की। चौसर आकर गए थे अभी अभी, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो पोइट्स कॉपी कर रहे थे चौसर की स्टाइल को, उनके अंदर ओरिजिनलिटी की कमी थी। तो भी आप बैरनेज का एक इसको करेक्टरिस्टिक कह सकते हो। लैंग्वेज चेंज हुई थी क्या, कि द लॉस ऑफ द फाइनल ई एंड द ग्रेट वोवल शिफ्ट अफेक्टेड पोइटिक मीटर। पोइटिक मीटर जो है वो चेंज हो गया था, लास्ट के अंदर कुछ वर्ड्स में ई आता था, है ना, ई का जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो गया था। और साथ ही साथ जो वोवल्स हैं उस उनकी शिफ्टिंग हुई, तो पोइटिक मीटर पे चेंज आ गया। रिलीजियस जो सेंसरशिप थी वो क्या थी, कि डी हेरिटिको कोम्बुरेंडो 1401 और अरुंडेल के जो रूल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे 1409, इन्होंने इंग्लिश रिलीजियस राइटिंग और जो बाइबल ट्रांसलेशन है उस पर रोक लगा दी थी इस एज के अंदर। तो ये जो बैरन एज है, ये इस वजह से कहलाती थी क्योंकि इस समय इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई थी। ठीक है, फिर सेकंड इसका जो फेज़ आता है, यानी ये जो कंप्लीट द रिवाइवल ऑफ लर्निंग है ना, कंप्लीट जो है ये, इसके अंदर आप दो अलग अलग फेज देखेंगे। आप द बैरन एज भी देखेंगे और द एज ऑफ रिवाइवल भी देखेंगे। यानी यहाँ कुछ टाइम तो जो कंप्लीट टाइम लिया गया है ना 1400 से, चौसर की डेथ से लेके और 1550 तक का जो टाइम लिया गया है, उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन किया गया है। यानी कुछ टाइम तो निकला था कुछ इस तरीके का। और जो सेकंड जो फेज था ना एज ऑफ रिवाइवल का, उसमें क्या था, प्रिंटिंग प्रेस आई 1476 के अंदर। विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस की थी प्रिंटिंग, है ना, तो उससे बुक्स वगैरह जो है वो चीपर हुई और वाइडली लोगों को अवेलेबल होने लगी। फिर इंग्लिश स्टैंडर्ड की लंदन डायलेक्ट जो था, हाँ लंदन की जो डायलेक्ट थी जो वो बन गई क्या, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। किस चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेशन की, लिटरेचर की, एजुकेशन की। राइटर्स लाइक कौन कौन, मैलरी, कैक्सटन, मोर, राइट, टिंडेल, ऐसे राइटर्स ने जो इंग्लिश प्रोज है उसको डेवलप किया था। रिवाइवल ऑफ ह्यूमनिज्म कि ग्रीक और रोमन लर्निंग जो है उसने प्रमोट किया, रीजन, एजुकेशन एंड विजुअलिज्म को बढ़ावा दिया। न्यू पोइटिक फॉर्म्स आई। न्यू पोइटिक फॉर्म्स के रूप में अगर देखा जाए तो वाइट और सरे ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया, हाँ, और ट्रेजा राइमा जो है ये छंद स्टार्ट हुए। एंड ब्लैंक वर्ड्स पैविंग द वे फॉर एलिजाबेथन लिटरेचर। जो एलिजाबेथन लिटरेचर का मतलब एक तरह से पावरमेंट के रूप में काम करता है। तो वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों की शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। ठीक है, तो ये जो फेज आए ना दो अलग अलग, जैसे आपने फर्स्ट में पढ़ा द बैरन एज, ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग का ही पार्ट है। मतलब ये जो टाइम है ना 1400 से 1550, ये इसी टाइम में था। लेकिन इसी टाइम के अंदर दो फेज बना दिए गए, एक बैरन एज के रूप में और दूसरा द एज ऑफ रिवाइवल के रूप में। राइट, तो अब आप समझ ही गए इसको एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है क्योंकि कुछ इस तरीके के काम भी हुए कि आपकी प्रिंटिंग प्रेस आई, इंग्लिश स्टैंडर्ड, मतलब आपकी ये जो इंग्लिश लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन की, लिटरेचर की, एजुकेशन की लैंग्वेज बनी, राइटर्स बड़े बड़े आए जिन्होंने मतलब इंग्लिश प्रोज को डेवलप किया, हाँ, ह्यूमनिज्म का रिवाइवल हुआ, न्यू पोइटिक फॉर्म्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। बट ये बैरन एज भी थी। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे लेकिन चीज़ को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फर्स्ट फेज। जैसा अपन ने बात की थी क्या, द बैरन सेंचुरी, अभी बात की थी ना बैरन के बारे में। तो 1400 से 1500 का जो टाइम है ना उसे द बैरन सेंचुरी के रूप से जाना जाता है। ये जो 100 साल है ना, ये सचमुच में बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर साल थे। 100 साल का जो ये वॉर हुआ 1453 तक खिंचता रहा, 1453 तक।
और फिर उसके बाद में ये वार्स ऑफ रोजेस था, उसने मतलब इस वॉर ने 30 ईयर्स तक पूरी कंट्री को ना, ये समझो बिल्कुल एकदम ख़त्म करके रख दिया था, एकदम बिल्कुल एकदम चिथड़े चिथड़े कर दिया था। तो वॉर, पॉवर्टी एंड डिसऑर्डर गेव राइटर्स लिटिल पीस इन विच टू वॉक। शांति ही नहीं थी, राइटर्स को कहाँ लिखते जब देश के अंदर हालात ऐसे चल रहे थे। तो पोएम जो है ना ज़्यादातर क्या बन गई थी, इमिटेशन बन गई थी, नकल बन गई थी, बस जो लिखा हुआ था उसी को इमिटेट करने लग रहे थे लोग। फिर भी येट द सेंचुरी वॉज नॉट एम्प्टी, लेकिन ये साल खाली नहीं था। फिर भी ये पूरा का पूरा जो साल बताया गया है ना 1400 से 1500 तक का, ये खाली नहीं कह सकते हो आप। इसके अंदर हुआ क्या, बैलेट्स जो हैं, क्या क्या हुआ था। बैलेट्स मतलब बैलेट्स होते हैं जिनको गाकर सुनाया जा सकता है। कैप द सॉन्ग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल अलाइव। बैलेट्स ने आम लोगों के बीच में जो सॉन्ग थे उनको जिंदा रखा, ठीक है। साथ ही ड्रामा ग्रीव थ्रू मोरालिटी प्ले। Prose became a serious form, and 1476 विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस। यानी पूरा का पूरा ईयर जो ना खाली नहीं गया, सॉरी 100 साल जो है ना ये पूरे के पूरे खाली नहीं गए, कुछ तो अच्छा हुआ इसमें भी। बैलेड्स, मोरालिटी प्ले, राइट, देन विलियम कैक्सटन जिसने प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया, ठीक है। अब सेकेंड फेज की बात कर लेते हैं अपन। सेकेंड फेज जिसको आप 1500 से 1550 के बीच में लेंगे, वो द रियल रिवाइवल कहलाता है। इसमें क्या हुआ, इस रियल रिवाइवल के अंदर ये जो सेकेंड फेज है इसके अंदर क्या हुआ, इसमें जी हेनरी 7th एंड हेनरी 8th जो हैं उनके टाइम में इंग्लैंड शांत हुआ, पीसफुल हो गया, ग्रोइंग और रिचर होने लगा धीरे धीरे, राइट। इटली से आए हुए जो रेनेसा के आइडियाज़ थे ना, वो न्यू लर्निंग कहलाए। उन्हें क्या कहा गया, नया ज्ञान, नई नॉलेज। रेज्ड इंग्लिश स्कूल एंड द रॉयल कोर्ट। और इंग्लिश जो है स्कूलों तक और रॉयल कोर्ट तक पहुंच गई, राइट। यानी हेनरी 7th और हेनरी 8th का टाइम आया इस टाइम, और ये जो टाइम आया ना इस टाइम में इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के अंदर शांति हुई, इंग्लैंड ग्रो करने लगा, रिचर हुआ, और रेनेसा आइडिया जो इटली से आए थे वो न्यू लर्निंग कहलाने लगे, और वो इंग्लिश स्कूल्स तक पहुँचे, रॉयल कोर्ट्स तक पहुँचे, यानी इंग्लिश स्कूल और रॉयल कोर्ट तक पहुँच गए। सर थॉमस मोर एंड डेसिडेरियस इरेस्मस, राइट, प्रमोटेड ह्यूमनिज्म। इन्होंने ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया, जबकि विलियम टिंडेल ने अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन से बाइबल को आम लोगों तक पहुंचाया। किसके लिए कहाँ तक पॉसिबल हुआ, आम लोगों तक जा चुकी बाइबल। किस वजह से, क्योंकि टिंडेल ने इसको ट्रांसलेट किया। सर थॉमस वॉट और हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे ने इटालियन जो सोनेट है, इटालियन सोनेट और ब्लैंक वर्स, इसको इंग्लिश पोइट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, किसने क्या किया, ये सब यहाँ पे है। बहुत स्मार्टली बहुत छोटे छोटे नोट्स तैयार किए गए हैं। तो हुआ क्या, कुल मिला के 2 फेज़ के अंदर आपने इसको समझ लिया। ये जो पूरा का पूरा एज का हमने आपको बताया कि 1400 से लेकर 1550 का टाइम जो है वो एज ऑफ रिवाइवल के रूप से जाना जाता है, बट द रियल रिवाइवल इज़ 1500 to 1550। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं जो फर्स्ट हाफ टाइम था ना, उन्होंने क्या प्रिपेयर किया, सोइल को प्रिपेयर किया। जैसे हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो लिटरेचर का जो एग्रीकल्चर है ना, एक तरह से जो लिटरेचर जो लिखा जा रहा है, लिटरेचर रूपी जो एग्रीकल्चर है ना, उसके लिए प्रिपेयर हो रही थी सोइल फर्स्ट हाफ में, बट द सेकेंड हाफ के अंदर सीड्स को प्लांट कर दिया गया। समझ गए बात आप, जो साहित्य सामने आया रिवाइवल ऑफ लर्निंग का, हाँ, उसके अंदर सॉइल प्रिपेयर हो रही थी फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ के अंदर प्लांट हो गया था सीड, और वो सीड जो है ना वो प्लांट के रूप में आगे आने वाले टाइम में दिखाई देने लगा। क्योंकि देखो आप, इटालियन सोनेट ब्लैंक वर्स इंग्लिश पोइट्री के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, हाँ, और बाइबल को ट्रांसलेट किया गया आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। सर थॉमस मूर जैसे लोगों ने प्रमोट किया ह्यूमनिज्म को, ठीक है। न्यू लर्निंग तो स्टार्ट हो ही गई थी ना। तो अब अपन चलते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तरफ, ठीक है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हैं अच्छे से। पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मतलब आप समझ गए, पॉलिटिक्स यानी राजा महाराजाओं की बात, कि क्या चल रहा था, कौन राजा शासन कर रहा था, किस राजा के साथ में क्या कहानी चल रही थी, उसके विचारों का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो चीज़ अपन ने पढ़नी है अब इसमें,
तो क्या है, ये है लैंकेस्ट्रियन जो किंग्स हैं उनकी बात हो रही है कि 1399 में जो किंग रिचर्ड सेकंड थे ना, उनको उनके जो कजिन ब्रदर थे हेनरी बोलिंगब्रॉक, उन्होंने गद्दी से हटा दिया था और खुद राजा हेनरी फोर्थ बन गया। यहीं से लैंकेस्टर जो थी ना, मतलब एक तरह से कहिए कि लैंकेस्टर जो हाउस था, जो उनका शासन था एक तरह से, वो लैंकेस्टर का शासन जो है वो यहीं से शुरू होना स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ फिर से समझ लो। 1399 के अंदर जो किंग रिचर्ड सेकंड थे ना, उनको जबरदस्ती हटाया गया था शासन पे से। किसने हटाया? कजिन ने हटाया। कजिन कौन था? हेनरी। कौन? ये है हेनरी बोलिंग ब्रॉक। बोलिंग ब्रॉक ने गद्दी से हटा दिया और खुद क्या बन गया? किंग हेनरी फोर्थ बन गया। ठीक है, और यहां से शुरू हो गया किसका शासन? लैंकेस्टर वंश शुरू हो गया। दिक्कत ये थी कि हेनरी को, प्रॉब्लम वाज दैट हेनरी हैड नॉट इनहेरिटेड द क्राउन, ही हैड टेकन इट बाय फोर्स विद द हेल्प ऑफ पावरफुल नोबल्स एंड पार्लियामेंट। दिक्कत ये थी कि हेनरी को ना ये जो शासन मिला ना, ये विरासत में नहीं मिला था, उसने इसे मतलब जोर जबरदस्ती से ताकत के बल पर छीना था, जो बड़े बड़े नोबल्स थे और जो पार्लियामेंट थी ना उसकी हेल्प से। तो इसलिए बिकॉज हिज राइट वॉज डाउटफुल, क्योंकि डाउटफुल था उसका जो ये हक था ना, ये डाउटफुल था, तो दूसरे परिवारों को लगा कि उनका जो दावा भी है ना, उनका दावा भी उतना ही मजबूत है। दूसरी जो फैमिलीज है ना, उन्होंने सोचा कि यार ये हक जता सकता है ना, तो हम भी तो क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो डाउट है ना, नेवर वेंट अवे, ये डाउट कभी भी खत्म नहीं हुआ, और इट बिकम अ मेन कोज ऑफ वार्स ऑफ द रोजेज 50 ईयर्स। और इसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई। कौन सी? ये जो 50 ईयर जो है ना, ये 50 साल बाद जो ये वार ऑफ रोजेज है, ये तब स्टार्ट हुई। क्योंकि बात कब की हो रही है? 1399 की, और 50 साल बाद में ये वार आई, वार ऑफ रोजेज। इस वजह से आई क्योंकि छीना झपटी से शासन ले लिया किंग रिचर्ड सेकंड से, तो लोगों ने सोचा कि यार ये अगर शासन कर सकता है, ये अगर ताजे से छीन सकता है, छीन तो हम भी सकते हैं, हम भी क्लेम कर सकते हैं इक्वली। तो ये डाउट है ना, कभी भी खत्म नहीं हो, और ये डाउट की वजह से आपस में भिड़ पड़े, और आपको पता है ये गद्दी के लिए तो लोग लड़ते ही लड़ते हैं। यही हुआ। ठीक है, हेनरी फोर्थ। अब ये जो हेनरी फोर्थ जो जबरदस्ती बना था, उसकी कहानी बताते हैं आपको। हुआ क्या? हेनरी फोर्थ ने मतलब स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज रेन प्रोटेक्टिंग हिज क्राउन फ्रॉम रिबिलियन। मोस्ट ऑफ टाइम यही करता, क्योंकि लड़ रहे थे यार उसकी ताज के लिए लोग बाग, तो ये क्या करेगा? बचाएगा ना अपने ताज को। तो बस हेनरी फोर्थ ने तो समझ लो कि जितना शासन किया है ना, अपना ज़्यादा टाइम तो बस अपने जो दुश्मन है ना उनसे अपना ताज बचाने में ही, मतलब अपने सर पे ये समझ लो पकड़ के बैठ गया, भाई मैं नहीं छोड़ूंगा अपना मुकुट। लड़ रहे हैं लोग उसके लिए। अब हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1399 से 1413 की बात है ये। तो इसी बीच में आया भाई, ये कौन सा युद्ध है? ये युद्ध है श्रूसबरी। श्रूसबरी का बैटल है ये 1403 का। हुआ क्या? पर्सी फैमिली, राइट, कि नॉर्थम्बरलैंड के जो पर्सी परिवार थे ना, उन्होंने हेनरी को मदद की थी ये पावर के लिए, पावर सीज करने के लिए। और ये फैमिली कहाँ के थे? नॉर्थम्बरलैंड की। इन्होंने मदद की थी हेनरी की, बट सून महसूस कर लिया कि ही हैड नॉट रिवार्डेड दैम प्रॉपरली। लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया कि यार हमने मदद कर दी, जब इसको मदद चाहिए थी ना, जब तो ये बड़ा भला बन गया, इसने हमसे मदद ले ली। ठीक है, लेकिन मदद लेने के बाद में उनको जल्दी ये लगा कि भाई उनको तो इसका प्रॉपरली रिवार्ड नहीं मिला। तो 1403 में हेनरी पर्सी, निक नेम हॉटस्पर, मार्क अगेंस्ट द किंग। हॉटस्पर जिसका नाम था, 1403 में हेनरी पर्सी, हॉटस्पर जिसको मतलब निकनेम प्यार से बोल दिया जाता था, तो वो राजा के खिलाफ ही चल पड़ा। उसने मार्च निकाल लिया राजा के खिलाफ। आर्मीज मेट नियर, कहाँ पे मिली आर्मी? आर्मी मिली श्रूसबरी में। वो मिली 21 जुलाई 1403 में, यानी 21 जुलाई 1403 में। इट वॉज द फर्स्ट बैटल ऑन द इंग्लिश सॉइल। ये पहली लड़ाई थी, जो इंग्लिश जो सॉइल थी ना, वहाँ पे पहली लड़ाई थी। कौन सी पहली लड़ाई? जिसमें दोनों तरफ बड़े बड़े मतलब लॉन्ग बोज, बड़े बड़े बो यानी धनुष, बड़े बड़े धनुष यूज किए गए थे, और एरोज की तो जैसे तूफान ही आ गया था, मतलब धनुष छोड़े जा रहे थे। किल्ड मैन इन ह्यूज नंबर, लोग मरे भाई बहुत ज़्यादा। हॉटस्पर ने सांस लेने के लिए ना अपना
फेस जो है वो ओपन किया और फेस पर ही उसके आके कहते हैं कि वो लग गया, एकदम तीर आकर लग गया, और उसकी डेथ जो है ना, उससे क्या हुआ, विद्रोह खत्म हो गया। जैसे ही उसकी डेथ हुई, रिवोल्ट खत्म। ये हुआ कब, 1403 में। किया किसने, हेनरी पर्सी ने। क्यों किया, क्योंकि भाई पहले मदद करी थी इन्होंने, पर्सी फैमिली ने, राजा बनने के लिए हेनरी फोर्थ। लेकिन पर्सी फैमिली ने जब मदद करी ना, तो तब तो सब ठीक था। मदद करने के बाद इनको लगा कि यार हमें तो रिवार्ड नहीं मिला प्रॉपरली, तो हेनरी पर्सी ने मार्च कर दिया राजा के खिलाफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर राइजिंग भी हुई। अदर राइजिंग में क्या हुआ, यानी और भी मतलब विद्रोह हुए इन वेल्स। वेल्स में ओवेन ग्लेंडोवर, उसने एक बहुत ही बड़ा ए लॉन्ग नेशनल रिबेलियन जो है ना वो चलाया, जिसे हेनरी कभी पूरी तरीके से मतलब ये समझ लो क्रश ही नहीं कर पाया। इन 1405 के अंदर आर्च बिशप रिचर्ड स्क्रो, उन्होंने रिवोल्ट किया, रोज इन द नॉर्थ। ही फेल्ड एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, अ शॉकिंग एक्ट, राइट, सिंस ही वॉज अ चर्चमैन। विद्रोह किया, नाकाम रहा, मौत की सजा सुना दी गई। ये बात ना सबको चौंका गई, क्योंकि वो तो चर्च का आदमी था। चर्च के आदमी को मौत की सजा सुना दी। हेनरी को अब पड़ी पैसों की जरूरत, सो ही लीन्ड ऑन पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट पर बेस्ड हो गया, विच ग्रू स्ट्रोंगर एंड वोन द राइट टू इंस्पेक्ट रॉयल स्पेंडिंग। संसद जो है ना वो थोड़ी पावरफुल होती चली गई, और उसने रॉयल जो खर्चे हैं उनका इंस्पेक्शन जो है अपने कब्जे में ले लिया। तो ही ऑल्सो बॉट चर्च सपोर्ट बाय एक्सेप्टिंग वट, कि हेनरी को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पार्लियामेंट के ऊपर मतलब डिपेंड हो गया, और पार्लियामेंट मजबूत होती चली गई, और जो रॉयल खर्चे थे उनकी जांच का अधिकार भी पार्लियामेंट के ऊपर आ गया। ठीक है, उसने क्या किया, मतलब डी हेरेटिको कॉम्बिरेंडो जो 1401 के अंदर हुए, मतलब उसका भी समर्थन ले लिया और चर्च का समर्थन भी ले लिया, दोनों का सपोर्ट मिल गया इनको। ये कौन है, ये जो है ना, ये भाई कानून है। कौन है ये कानून है, एक ऐसा कानून जिसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब ये लॉ है अलाउिंग हेरेटिक्स स्पेशली द लोलार्ड्स टू बी बर्नड अलाइव। ये ऐसा कानून है जिसकी तहत जो लोलार्ड्स थे और जो विधर्मी होते थे उनको जिंदा जलाया जा सकता था। ये सपोर्ट मिल गया हेनरी को, इन लोगों का, जो लोलार्ड्स थे उनका, और साथ ही साथ इस कानून का। तो राइटिंग अबाउट रिलीजन इन इंग्लिश वाज नाउ रिस्की। तो अब धर्म के बारे में लिखना तो भाई जान के खिलाफ ही हो गया। धर्म के बारे में कुछ लिख दिया तो समझो जान जाएगी। और इंग्लिश प्रोज जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग गया। अब हेनरी फोर्थ जो है, इसके टाइम में तो ये सब कुछ हो गया। अब आई बारी हेनरी फिफ्थ की, 1413 से 1422 तक। इन्होंने क्या किया देखो, ही वॉज वन ऑफ इंग्लैंड ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग्स। ये इंग्लैंड के मतलब जो ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग्स थे ना उनमें से एक निकला। इनका ये मानना था कि मिलिट्री सक्सेस वुड यूनाइट इंग्लैंड एंड स्ट्रेंथन, किस चीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लैंकेस्ट्रियन डेंसिटी को। यानी लैंकेस्टर वंश जो है ना वो और इंग्लैंड मजबूत हो सकता है। कौन कर सकता है, मिलिट्री की सक्सेस कर सकती है। यानी इसका ये मानना था कि जो मिलिट्री सक्सेस है वो इंग्लैंड को एक करेगी और लैंकेस्टर जो वंश है ना उसको मजबूत बनाएगी। टू अचीव दिस ही रिन्यूड द 100 Years वॉर अगेंस्ट फ्रांस इन 1415। इसी के लिए उसने 1415 में क्या, फ्रांस के खिलाफ 100 साल का युद्ध शुरू कर दिया। हेनरीज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज द इम्पॉर्टेंट फ्रेंच पोर्ट ऑफ हार्फ्लोर। हेनरी का पहला निशाना क्या बना, फ्रांस का जो पोर्ट है ना वो बना। कौन सा, आर्फ्लोर। 5 वीक्स की उसने जब सीज करी, 5 वीक्स तक मतलब घेराबंदी जो करी ना, उसके बाद इंग्लिश जो थे उन्होंने शहर को जीत तो लिया, पर इसकी कीमत जो है ना वो उनको बहुत महंगी पड़ गई, यानी हैवी कॉस्ट। क्या पड़ी कि मैनी सोल्जर्स डाइड और बिकेम सीरियसली इल,
फ्रॉम डेंस्ट्री, यानी डाइसेंट्री की वजह से, यानी पेचिस जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से सोल्जर्स जो है वो बीमार हो गए और कुछ युद्ध की वजह से मारे भी गए। लिविंग हेनरीज आर्मी ग्रेटली वीकेंड, अब हेनरी की आर्मी जो है वो कमजोर पड़ती गई। विद टू फ्यू हेल्दी सोल्जर्स, कुछ स्वस्थ सैनिक जो बचे, हेनरी डिसाइडेड टू मार्च नॉर्थ टू द इंग्लिश हेल्ड पोर्ट ऑफ, को कैले की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया उसने, थोड़े बहुत जो बच गए थे स्वस्थ। तो वेयर ही होप टू रिटर्न सेफली टू इंग्लैंड, जहाँ से उसने सोचा कि भाई इंग्लैंड में सेफली पहुँच जाऊँगा। तो हेनरी फिफ्थ की ये कहानी हुई। हेनरी फिफ्थ वॉरियर तो अच्छा था और ये मानता था कि मिलिट्री की जो सक्सेस है ना वो यूनाइट कर सकती है इंग्लैंड को। ये सब अचीव करने के लिए उसने 100 ईयर वार भी छेड़ दी और फ्रेंच पोर्ट जो है उस पर घेराबंदी कर ली। घेराबंदी करके और जीत तो लिया सिटी को, लेकिन फोस्ट बहुत हैवी चुकाई, बहुत सारे सैनिक जो इसके मारे गए। अब इसके बाद में क्या हुआ, 25 अक्टूबर 1415 में एजिनकॉर्ट बैटल जो है ना, उसके बाद मतलब वो एक मेन चीज हुई, मतलब एक पॉलिटिकल, अपन ये कहें ना बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अंदर एक मेन मानी जाती है ये बैटल एजिनकॉर्ट। हेनरी फिफ्थ और उसकी जो एग्जॉस्टेड जो आर्मी थी मार्च टुवर्ड, ये कैले की तरफ बढ़ रहे थे, यानी मार्च कर रहे थे कैले की तरफ। तब एजिनकॉर्ट जो है विलेज के नियर फ्रांसीसी आर्मी ने उनका रास्ता रोक लिया, ब्लॉक कर लिया। फ्रांसीसी आर्मी बड़ी थी और शायद ये कह सकते हो आप जो इंग्लिश जो आर्मी थी ना, हाँ मतलब उससे तो ये समझो आप 4 टाइम्स बड़ी या 3 टाइम्स बड़ी, ठीक है। और उनमें भी मतलब आर्मी तो बड़ी थी, साथ ही साथ सारे हैविली आर्म्ड नाइट्स थे सारे के सारे, यानी अच्छे भारी भरकम कवच पहने हुए घुड़सवार सैनिक थे। ऑल्दो द इंग्लिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड, इंग्लिश जो थे गिनती में बहुत कम थे, फिर भी दो मेन बातें थी कि जो वॉर था ना उसका पलड़ा उनकी तरफ झुका दिया। फर्स्ट क्या था, युद्ध से पहले ना हैवी रेन, भारी बारिश, उन्होंने क्या किया, जो ताज़ा जो जुते हुए खेत थे, फ्रेशली प्लग्ड फील्ड थे, उनको कैसा बना दिया, थिक बना दिया, स्टिकी मड बना दिया, यानी गाड़ी चिपचिपी कीचड़ के रूप में बदल दिया उनको। तो भारी कवच पहने हुए जो फ्रांसीसी जो घुड़सवार थे ना भाई धसने लग गए, चलना मुश्किल हो गया, डिफिकल्ट टू मूव एंड मैनी बिकेम ट्रैप्ड इन द मड, और ज़्यादातर कीचड़ में फंस गए। अब चाकू राके साइयाँ मार सके ना कोई वाली कहानी हो गई, ठीक है। सेकंड सेकंड चीज क्या हुई, युद्ध का जो मैदान था, बैटल फील्ड था, वाज वेरी नैरो विद वुड्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जंगल था। अब इसमें बड़ी जो फ्रांसीसी जो आर्मी थी वो फैल नहीं सकी, अपनी नंबर्स का फायदा नहीं उठा पाई। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते गए ना एक दूसरे से सट सट कर मतलब खड़े होना पड़ा, तो आसानी से वो लोग क्या बन गए, टारगेट बन गए इंग्लिश लोगों का। तो द इंग्लिश आर्मी वाज प्रोटेक्टेड बाय अराउंड 5000 स्किल्ड लॉन्गबो मैन। अब इंग्लिश सेना को करीब 5000 जो तीर तीर अच्छा से चला सकते थे ना, उनका बचाव मिला हुआ था। अब अब इनके जो पावरफुल एरोज थे रेन डाउन कंटिन्यूसली ऑन द एडवांसिंग फ्रेंच सोल्जर्स, उनके ऊपर लगातार तीरों की बारिश करने लग गए फ्रेंच सोल्जर्स के ऊपर। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट ये निकला कि इंग्लिश जो थे उनकी विक्ट्री हो गई। थाउजेंड ऑफ फ्रेंच नोबल्स एंड सोल्जर्स वर किल्ड कैप्चर्ड, वेयर एज इंग्लिश लूजेज वर कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, मतलब इंग्लिश की जो लॉस हुआ बहुत कम था उनकी तुलना में। तो ये हुई इनकी मतलब एजिनकोर्ट वाली लड़ाई। व्हाट एजिनकोर्ट लेड टू, एजिनकोर्ट से क्या हुआ, देखिए ये जो विक्ट्री हुई ना, दिस विक्ट्री मेड हेनरी अ नेशनल हीरो, बढ़ाएगी भाई राजा जीत के आया इतना बड़ा युद्ध, नेशनल हीरो बन गया, एंड गिव इंग्लैंड द अपर हैंड इन फ्रेंच। और क्या हुआ, इस जीत को हेनरी मतलब ये जो विक्ट्री हुई ना इसने हेनरी को नेशनल हीरो बना दिया, और फ्रांस में इंग्लैंड को मिल गई अपनी जगह। कैसे, ट्रॉय की जो ट्रीटी है ना, बाय द ट्रीटी ऑफ ट्रॉय 1420 ही मैरिड
उसने शादी कर ली राजा की बेटी कैथरीन से, यानी ट्रोय की जो संधि हुई उससे उसने फ्रांसीसी जो राजा था उसकी बेटी थी कैथरीन ऑफ क्लोजा, सॉरी व्लोजा, व्लोजी, कैथरीन ऑफ, सॉरी व्लोआ है, या आई इसमें साइलेंट है, ठीक है। ये है कैथरीन ऑफ व्लोआ, कैथरीन ऑफ व्लोआ से उसने शादी कर ली और उसे फ्रांस की जो गद्दी है उसका मान लिया मालिक, शादी हो गई और गद्दी का मालिक बन गया। अब इंग्लिश बिकम्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्या हुआ कि अर्लियर किंग्स रोट टू देयर ऑफिशियल्स इन फ्रेंच और लेटिन, हेनरी फिफ्थ यूज्ड इंग्लिश इन रॉयल लेटर्स एंड गवर्नमेंट पेपर्स। पहले के राजा जो थे फ्रांस के, फ्रेंच लेटिन लिखते थे। हेनरी फिफ्थ ने क्या किया, जितनी भी रॉयल चिट्ठियां विट्ठियां थी, जो भी सरकारी कागज वागज होते थे, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज यूज करने लगा। तो अब इंग्लिश जो ये भाषा है ना, इसको मिल गई भाई नई रिस्पेक्ट, उस लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जगह मिल गई। अब 1422 में सिर्फ 35 की ईयर्स के अंदर अचानक ही इसकी हो गई डेथ। तो हेनरी फिफ्थ की कहानी खत्म। हेनरी सिक्स्थ शुरू हुआ यहाँ से, देखिए 1422 से 1461, 1470 से 1471 हुआ क्या। 1406 became king when he was only 9 months old। बहुत हैरान करने वाली बात है, सिर्फ 9 महीने का था हेनरी सिक्स, सिर्फ 9 महीने का उम्र में राजा बन गया। और उसके बचपन के अंदर ही इंग्लैंड वॉज रूल्ड बाय पावरफुल नोबल्स एक्टिंग एज रीजेंट्स। मतलब जो ताकतवर जो रईस थे ना, वो उसके प्रोटेक्टर बनकर इंग्लैंड को चलाते रहे। बड़ा होकर एज एन अडल्ट ही प्रूव्ड काइंड, जनरस, डीपली रिलीजियस, बट ही लैक्ड द स्ट्रेंथ नीडेड टू गवर्न। उदार बन गया, धार्मिक बन गया, लेकिन भाई वो शासन चलाने लायक नहीं बना, उतनी मजबूती उसके अंदर नहीं आई। 1453 के अंदर क्या हुआ भाई, उसको मेंटल इलनेस के पीरियड्स मतलब आने लगे, दौरे जिनको बोलते हैं, मेंटल इलनेस उसको हो गई। अब मानसिक रूप से बीमार हो गया, तो ड्यूरिंग विच राइवल्स नोबल फॉर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। अब पता लगा कि भाई राजा पागल हो रखा है, चलो उसका सिंहासन छीन लेते हैं। हो गई शुरू फिर वही चीज़ें, जो भी विरोधी रईस थे सरकार पर कब्जे करने के लिए लड़ने लगे। ऑल्दो अनसक्सेसफुल एज अ रूलर ही मेड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। भाई शासन तो नहीं कर पाया, शासक के तौर पे तो थोड़ा सा कमजोर रहा, लेकिन उसने क्या किया, उसका जो कंट्रीब्यूशन था ना एजुकेशन के लिए, फाउंडिंग ईटन कॉलेज इन 1440, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1441, इतने बड़े बड़े काम कर दिए इसने। 1440 के अंदर ईटन कॉलेज, 1441 के अंदर किंग्स कॉलेज और कैम्ब्रिज जो है वो स्थापित कर दिया। फिर इंग्लैंड लूजेस फ्रेंच, फ्रांस को खो देता है, फ्रांस को खो देता है। इन 1429 a young French peasant girl named जोन ऑफ आर्क, यानी 1429 में जोन ऑफ आर्क नाम की एक यंग गर्ल, एक यंग पीजेंट गर्ल ने कहा कि भगवान ने उसे फ्रांस को इंग्लिश शासन से बचाने के लिए चुना है। एक ऐसी बात कही, कौन थी ये लड़की? Inspired by her courage and leadership, the French army lifted the English siege of Orleans। हुआ क्या, उसकी हिम्मत और उसकी लीडरशिप की ये क्वालिटी देखते हुए फ्रांसीसी सेना ने ऑर्लिया की जो है ना वो सीज, इंग्लिश सीज जो है उसको तोड़ दिया। इसके जस्ट बाद वो चार्ल्स सेवंथ को रेम्स ले गई। Soon afterward, she led Charles VII to Reims, where he was crowned King of France, greatly strengthening French national unity। जहां उसका फ्रांस के राजा के रूप में राज्याभिषेक कर दिया गया। रेम्स ले गई, वहां पे फ्रांस के राजा के रूप में उसको बिठा दिया गद्दी पे। इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी जो नेशनल यूनिटी है वो मजबूत हो गई। 1430 की बात है, 1430 में जोन बरगंडी वालों के हाथ, यानी जोन जो है ये पकड़ी गई, ब्रिगेंडियंस जो है उनके हाथ, हु हैंडेड हर ओवर टू द इंग्लिश एंड ही वाज बर्न्ड एट द स्टेक इन 1431 एट, यानी उसको रुआ जो होता है ना उसके अंदर खंबे से बांधकर जला दिया 1431 में। तो ऑल्दो जॉन वाज एग्जीक्यूटेड, हर डेथ जो है मेड हर अ नेशनल हीरोइन।
वो मार दी गई, मर गई, लेकिन उसकी जो मौत है ना वो उसको नेशनल हीरोइन बना गई। और फ्रांसीसी आर्मी ने में उसने जो सेल्फ, जो कॉन्फिडेंस जो जगाया, वो कभी भी खत्म नहीं हुआ, कभी भी डिसअपियर नहीं हुआ। द फ्रेंच ग्रेजुअली रिकवर्ड देयर टेरिटरीज। धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने अपने जो भी टेरिटरीज थे, अपने जितने भी इलाके थे, धीरे धीरे अपने वापस लेने शुरू कर दिए। देयर फाइनल एंड डिसिसिव विक्ट्री केम। उनकी जो फाइनल विक्ट्री जो है ना, वो कासिलो का जो बैटल हुआ 1453 में, वेयर द इंग्लिश आर्मी वॉज डिफिटेड एंड इट्स कमांडर जॉन टैलबट अर्ल ऑफ स्विसबरी वॉज किल्ड। यानी उनकी आखिरी और जो ये कहिए कि कंप्लीट जो विक्ट्री थी वो कासिलो का जो वॉर था उसमें हुई थी। वहाँ इंग्लिश जो आर्मी थी वो हारी, और उनका जो आर्मी को लीड करने वाला था, जो जॉन टैलबट के नाम से जाना जाता है, अर्ल ऑफ शूजबरी, वो मारा गया था। तो ये जो बैटल थी, ये बैटल जनरली रिगार्डेड एज द लास्ट मेजर बैटल ऑफ द 100 ईयर्स वॉर। 100 ईयर्स वॉर की ये बैटल सबसे ज़्यादा मतलब मेजर बैटल, लास्ट मेजर बैटल के रूप में जाने जाती है। बाय 1453 इंग्लैंड हैड लॉस्ट ऑल इट्स फ्रेंच पोजीशंस एक्सेप्ट द पोर्ट ऑफ सॉरी यानी 1453 तक इंग्लैंड ने कैले जो पोर्ट है उसको छोड़कर फ्रांस की अपनी सारी ज़मीन जो है ना लगभग लगभग खो दी थी। दस आफ्टर मोर देन अ सेंचुरी ऑफ फाइटिंग, यानी इस तरह से एक साल से सॉरी एक 100 मतलब एक सेंचुरी से भी ज़्यादा कि वॉर के बाद में, यानी 100 साल का जो 1337 से 1453 तक ख़त्म हो गया। और इसी के साथ फ्रांस पर राज करने का जो इंग्लैंड का जो ड्रीम है वो भी ख़त्म हो गया। आगे, एंगर एट होम, जैक कैड जो है उसका रिबेलियन 1450 कोज्ड बाय हैवी टैक्स। रीज़न क्या था? भारी कर, बहुत भारी कर लगा दिया। रीज़न क्या था? करप्शन। रीज़न क्या था? इंग्लैंड्स डिफीट इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर इंग्लैंड की हार, भ्रष्टाचार, हैवी टैक्स और करप्शन। मतलब घर के अंदर अंदर अपने देश के अंदर इस तरीके का चलना, इस तरह की हैवी टैक्स, करप्शन, ये सब कुछ होना, अपने देश के अंदर गुस्से की वजह बन गई ये सारी चीज़ें। जैक क्रेड का रिबेलियन क्या, लेड बाय जैक क्रेड हु मार्च फ्रॉम कैंट टू लंदन विथ थाउजेंड्स ऑफ रेबल। नेता बन गया जैक कैड, हजारों रेबेलियंस के साथ में मिल गया, कैंट से लंदन तक चढ़ाया। इन रेबेलियंस की डिमांड थी गवर्नमेंट ऑनेस्ट बनाओ, करप्ट ऑफिशियल्स को हटाओ, जस्टिस फेयर करो, टैक्स को कम करो। अब भाई रेबल्स जो हैं लंदन में एंटर कर गए। कई दिनों तक इन्होंने अपने शहर को भी कंट्रोल करा। इस दौरान उन्होंने 2 बदनाम शाही अफसरों को भी एग्जीक्यूट कर दिया। रिबेलियन वाज सप्रेस्ड, रिबेलियन को यानी विद्रोह को दबा दिया गया। जैक कैड को कैप्चर कर लिया गया, मार दिया बाद में। रिवील द वीकनेस ऑफ हेनरी सिक्स्थ, इसने हेनरी सिक्स्थ की ना कमजोरी बता दी थी और हेल्प किया। क्या क्या हेल्प किया? वार ऑफ रोजेज के वे को हेल्प किया, यानी वो रास्ता तैयार कर दिया। अब वार ऑफ रोजेज आ गया 1455 से 1485। दीज वर सिविल वॉर्स। ये क्या थी? ये सिविल वॉर्स थी। ये सिविल वॉर्स थी। सिविल मीन्स शाही परिवारों की लड़ाई, एक तरह से रॉयल फैमिलीज के बीच में थी। किन किन के बीच में थी? लैंकेस्टर्स के बीच में थी। इनका तो लैंकेस्टर्स जो थे ना, इनका बैज था रेड रोज, और यॉर्क जो थे उनका बैज था वाइट रोज। ठीक है। कॉजेज ऑफ द वार्स ऑफ रोजेज, अब वॉर ऑफ रोजेज बोलते हैं ना इसको। दोनों रोज है, एक रेड एक वाइट है। वाइट यॉर्क है और जो लैंकेस्टर्स हैं वो रेड रोज है। अब इनके युद्ध का कारण क्या बना वो देखो आप। सबसे पहले पहला तो था वीक लैंकेस्टरियन क्लेम। लैंकेस्टर का कमजोर दावा क्या था? फर्स्ट कोज वाज द वीक क्लेम ऑफ द हाउस ऑफ लैंकेस्टर कि हेनरी फोर्थ हैड बिकम किंग बाय डिपोजिंग रिचर्ड सेकंड इन 1399। मैं आपको हिंदी में आसान तरीके से समझा देती हूँ। क्या पहला कारण बना था कि लैंकेस्टर जो है ना
यूँ कहते हैं कि लैंकेस्टर जो वंश था ना, वो कमजोर, उनका दावा था, ये बहुत कमज़ोर सा दावा कि हेनरी फोर्थ 1399 में रिचर्ड सेकंड को हटाकर राजा बन गया था। उसको सीधे विरासत नहीं मिली थी, इसलिए बहुत सारे नोबल्स जो थे उनका मानना था कि रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क का इंग्लिश जो थ्रोन पहना है ना, उस पर उसका ज़्यादा हक मजबूत है। समझ गए आप? यानी जो लैंकेस्टर्स हैं, यूँ कह रहे हैं कि इनका कोई हक नहीं था, उनसे ज़्यादा बड़ा हक तो ड्यूक ऑफ यॉर्क का था। ड्यूक ऑफ यॉर्क जो है ना, उनका ज़्यादा हक था। एक तो ये चीज़ था। दूसरा, वीकनेस ऑफ हेनरी सिक्स्थ। वीकनेस ऑफ हेनरी सिक्स्थ क्या थी कि 1453 से उस पर बार बार है ना मेंटल जो अटैक थे, जो उसकी मेंटल इलनेस थी ना, उसके जो अटैक थे ना, वो बार बार आ रहे थे। इससे क्या होती है, सरकार जो है ना, वो उसकी पावर जो है बार बार नोबल्स के हाथ में जा रही थी, तो आपस में वो होड़ करने लग जाते थे। ये था सब। फिर थर्ड रीज़न क्या बना, डिफीट 100 ईयर्स वॉर के अंदर। 100 ईयर वॉर हुई 1453 में, जो 100 ईयर वॉर हुई उसमें इंग्लैंड की हार। उससे क्या हुई, मैं हजारों जो ट्रेंड सैनिक थे, वो मतलब 100 इन ब्रोड थाउजेंड ऑफ ट्रेंड सोल्जर्स बैक फ्रॉम फ्रांस, सिंस मैनी वर अनएम्प्लॉयड पावरफुल नोबल्स रिक्रूट दैम इनटू प्राइवेट आर्मीज थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड लाइवरी एंड मेंटेनेंस। ये रीज़न बन गया कि इंग्लैंड की हार से जो ट्रेंड थे जितने, वो घर लौट आए अपने, मतलब फ्रांस लौट आए, और बेरोजगार थे, तो जितने भी नोबल्स थे उन्होंने उन्हें लिवरी और मेंटेनेंस नाम की जो अरेंजमेंट थी उनके जरिए अपने पर्सनल जो आर्मी है उसके अंदर शामिल कर लिया। फिर राइवलरी बिटवीन रिचर्ड एंड क्वीन मार्गरेट। क्वीन मार्गरेट और रिचर्ड के बीच की दुश्मनी। रिचर्ड और ड्यूक ऑफ यार्क जो है और हेनरी सिक्स्थ की जो वाइफ है रानी मार्गरेट ऑफ अंजू, उनके बीच में बहुत कड़वी दुश्मनी हो गई। द वाइफ ऑफ हेनरी सिक्स्थ ये थी क्वीन मार्गरेट। रिचर्ड बिलीव्ड ही हैड द बेटर क्लेम टू द थ्रोन। एक्चुअली रिचर्ड को लगता था कि गद्दी पर उसका हक ज़्यादा है, जबकि रानी मार्गरेट अपने पति का ताज और अपने बेटे प्रिंस एडवर्ड को मतलब बचाना चाहती थी कि भाई ये ताज जो है या तो मेरे पति के पास में रहे, फिर आप बाद में मेरे बेटे के पास में जाए। तो ये लड़ाई झगड़ा था इनका आपस में। अब मेन इवेंट्स ऑफ द वार्स ऑफ द रोजेस क्या था? मेन इवेंट वो था फर्स्ट बैटल। वो किस चीज़ की? सेंट आल्बंस, जो 22 जुलाई 1455 की है। रोजेस का जो ये वार है, इसकी शुरुआत 1455 में सेंट ऑल्बंस के फर्स्ट वॉर से हुई थी। ये छोटा था वॉर, है ना, इट वॉज ब्रीफ बट डिसिसिव था, यानी डिसीजन इसका निकला था। बैटल फॉल्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन ऑफ सेंट एल्बंस। ये समझ लो एल्बंस की कस्बे की छोटी छोटी गलियों में लड़ा गया था। फिर बैटल ऑफ टोटोन। बैटल ऑफ टोटोन जो कि 29 मार्च 1461 का, टोटोन का जो ये वॉर है ना, ये क्या कहलाया? पाम संडे। 29 मार्च 1461 को ये लड़ा गया था। ये भारी, बहुत भारी है ना, बर्फीली तूफान के बीच में लड़ाया गया था, मतलब लड़ा गया था ये वाला युद्ध। और ये समझ लो इतना भारी बर्फ गिर रही थी कि लैंकेस्टर जो सेना थी ना, उनके चेहरों पर बर्फ फेंक रही थी हवा। स्नो स्ट्रॉम हो रहा था, विंड ब्लोइंग इतनी तगड़ी थी कि उनके फेसेस पे पड़ रही थी। तो देयर एरोज फेल शॉर्ट वाइल द यॉर्किस्ट थे ना, यॉर्किस्ट जो आकर्स थे, यूज द विंड टू सेंड देयर एरो फार्दर। आफ्टर आवर्स ऑफ हिट्स, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो क्या बोलते हैं, तीर जो है ना मारते रहे, तो यॉर्किस्ट जीत गए। It is estimated that around 28,000 soldiers were killed, making Towton the largest and bloodiest battle ever fought on English soil. Edward VI became king. तो घंटों की भीषण लड़ाई चली और इसके बाद में यॉर्क पक्ष जो है वो जीत गया। और ये माना जाता है कि 28,000 जो है ना सोल्जर्स मारे गए थे, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब खून खराबा हुआ था। एडवर्ड फोर्थ राजा बन गया था। आफ्टर बिकमिंग किंग, एडवर्ड फोर्थ राजा बना, कॉल्ड विद हिज पावरफुल सपोर्टर। राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद में अपने ही एक समर्थक था इसका खुद का ही, रिचर्ड नेविल, अर्ल ऑफ वॉरविक, उसके साथ में बस लड़ पड़ा ये, जो इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा ना रिचेस्ट नोबल था, बिकॉज ही हैड हेल्प्ड एडवर्ड गेन द थ्रोन। क्यों हुआ झगड़ा? रीज़न क्या बन गया था? रीज़न ये था कि एडवर्ड को गद्दी दिलाने में हेल्प करने की वजह से वॉरविक राजा मतलब बनाने वाला कहना लेना गया, इसको यूँ कहने लगे भाई ये तो किंग मेकर है।
तो 1470 में वॉरविक ज्वाइंट क्वीन मार्गरेट ऑफ एंजू। 1470 में वॉरविक रानी मार्गरेट से मिल गया, थोड़े समय के लिए हेनरी सिक्स को फिर गद्दी पर बिठा दिया गया। पर एडवर्ड है ना, वेरी सून एडवर्ड सून रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल, डिफीटेड वॉरविक एट द बैटल ऑफ बार्नेट 1471 वेयर वॉरविक वॉज किल्ड। यानी एडवर्ड जल्दी आया एग्जाइल से और बार्नेट के वॉर में या 1471 में वॉरविक को हराया और वहाँ पे वॉरविक जो है वो मारा गया। ए फ्यू वीक्स लेटर एडवर्ड वोन अनदर डिसिसिव विक्ट्री एट द बैटल ऑफ ट्यूस्केसबरी। कुछ ही हफ्ते बाद में ट्यूकेसबरी का जो ये वॉर हुआ 1471 में, वो भी एक और डिसीजन मेकर मतलब जीत हासिल करने वाला युद्ध बना। यहाँ पे हेनरी सिक्स का मतलब एक अकेला बेटा, इकलौता बेटा जिसको कहते हैं प्रिंस एडवर्ड, वो मारा गया था, ओनली सन, जिसके जस्ट बाद हेनरी सिक्स की लंदन के टावर में डेथ हो गई, ब्रिंगिंग द लैंकेस्टरियन लाइन टू एन एंड। और ये चीज जो है ये बन गई लैंकेस्टर के वंश का अंत, यहां से खत्म हो गया इनका वंश। When Edward IV died in 1483, his two young sons, यानी 1483 में जब एडवर्ड फोर्थ की डेथ हुई तो उसके दो बेटे एडवर्ड फिफ्थ और रिचर्ड, उनको उनके चाचा रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लास्टर ने लंदन के टावर में रखवा दिया था, टावर ऑफ लंदन में। द बॉयज डिसअपियर्ड मिस्टीरियसली, दोनों लड़के बहुत ही मिस्टीरियसली मतलब रहस्यमयी रूप से वहाँ से गायब हो गए एंड बिकेम फेमस एज द प्रिंसेस इन द टावर, और फेमस हो गए टावर ऑफ प्रिंसेस के नाम से। इसके बाद रिचर्ड ने किंग रिचर्ड थर्ड के रूप में संभाल ली गद्दी, बिकमिंग द लास्ट यॉर्किस्ट किंग ऑफ इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड के लास्ट यॉर्क राजा के रूप में राज करने लगे। द वॉर्स एंडेड एट द बैटल ऑफ बोसवर्थ फील्ड। ये जो वॉर है ना, बोसवर्थ फील्ड के जो वॉर है 1485 उसके रूप में खत्म हुआ था। यहाँ पे रिचर्ड थर्ड मारा गया, हेनरी ट्यूडर राजा हेनरी सेवंथ बन गए और पहला ट्यूडर मोनार्क कहलाया। ये फर्स्ट ट्यूडर मोनार्क जो है वो हेनरी सेवंथ कहलाया, राइट। हेनरी सेवंथ एंड द ट्यूडर पीस। अब आगे पढ़ते हैं अपन 1485 से 1509 की तरफ। हुआ क्या, हेनरी सेवंथ ने एडवर्ड फोर्थ की बेटी एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से शादी की, एलिजाबेथ यॉर्क से, जो कि बेटी थी एडवर्ड फोर्थ की। तो ज्वाइनिंग द टू राइवल हाउसेस देयर रेड एंड व्हाइट रोजेस वर कंबाइंड इनटू द ट्यूडर रोज, ए बैच ऑफ पीस। दोनों मिल गए ना, रेड और व्हाइट कंबाइंड हो गए तो ट्यूडर रोज, ये बन गया बैच ऑफ पीस। He then made rebellion difficult. He bent private armies so no lord could keep soldier. He used the court of Star Chamber to punish nobles who broke the law. ये बना दिया इसने नियम। He gave office to trained lawyers and members of the gentry rather than the great landowners. कानून तोड़ने वाले चाहे कोई भी हो रईस, उनको सजा दी जाएगी, ठीक है, उसके लिए मतलब लॉ बनेंगे। और उसने बड़े बड़े जमींदार थे ना, उनकी बजाय ये कहिए कि एक जेनेट्री तैयार करी, हाँ, एक ट्रेंड जो लॉयर होते हैं वो तैयार करे कि ये काम करेंगे। उसने कॉस्टली जो वॉर्स हैं उनको अवॉइड करा। और 1497 में इटालियन जो एक्सप्लोरर है जॉन कैबेट, उसको इंग्लिश फ्लैग के नीचे कहाँ भेजा, नॉर्थ अमेरिका भेज दिया। तो हेनरी एट्थ एंड द इंग्लिश रिफॉर्मेशन जो है वो 1509 से 1547 तक बना। फिर हेनरी एट्थ बिकेम किंग इन 1509 एंड ही वाज ओनली 18 ईयर्स ओल्ड। ये सिर्फ 18 साल का था जब इसे राजा बना दिया गया।
हेनरी की ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ हेनरी रेन, हेनरी के शासन में मतलब बिल्कुल शुरुआत में गवर्नमेंट वॉज लार्जली कंट्रोल्ड। किसके द्वारा कंट्रोल हो रही थी ये ज़्यादातर लॉर्ड चांसलर कार्डिनल थॉमस वुलजी उनके हाथ में रही। कैथरीन ऑफ अरागन से हेनरी के तलाक के लिए पोप की इजाज़त ना दिला पाने के बाद 1529 में वुलजी सत्ता से हट गया, क्योंकि ये नहीं करवा पाया डाइवोर्स, तो इसलिए वो हट गया। अब हेनरी वांटेड टू डाइवोर्स, हेनरी जो है वो तलाक चाहता था। हेनरी कैथरीन ऑफ आर्गन से तलाक चाहता था, क्योंकि उससे उसका कोई भी वारिस नहीं था, सर्वाइविंग मेल हेयर जो है वो नहीं बना। एंड ही विश टू मैरी एन बॉलेन, और वो शादी करना चाहता था एन बॉलेन से। जब पोप क्लेमेंट सेवेंथ रिफ्यूज टू ग्रांट द डाइवोर्स, उन्होंने जब डाइवोर्स देने की इजाज़त नहीं दी, तो हेनरी ने रोमन कैथोलिक चर्च से ही अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया। कि हेनरी ब्रोक अवे, रोमन कैथोलिक चर्च से अपना रिश्ता ही ख़त्म कर लिया। थ्रू सेवरल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, यानी संसद के कई जो है ना एक्ट थे, स्पेशली एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जो कि 1534, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। उसने खुद को ही इंग्लैंड के चर्च का सबसे मतलब सर्वोच्च जो अधिकारी होता है ना, वो हेड जो होता है ना, सुप्रीम हेड, वो घोषित कर दिया। तो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन। यहाँ से इंग्लिश रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। कई लोगों ने तो इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, बट सर थॉमस मूर और जो बिशप जॉन फिशर है ना, रिफ्यूज़ कर दिए। वो रिकॉग्नाइज हेनरीज अथॉरिटी और इनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया 1535 के अंदर, मौत की सजा दे दी इनको। हेनरीज चीफ मिनिस्टर थॉमस क्रॉमवेल, हेनरी के जो चीफ मिनिस्टर थॉमस क्रॉमवेल, उन्होंने बहुत सारे जो है ना ऑर्गेनाइज कराए रिलीजियस रिफॉर्म्स, बट लेटर लॉस्ट द किंग्स फेवर एंड वाज एग्जीक्यूटेड। इनको भी 1540 के अंदर मौत की सजा दे दी गई। पहले तो इन्होंने मतलब बहुत सारे धार्मिक सुधार कार्य कराए, लेकिन फिर बाद में इनसे भी राजा का फेवर मिलना बंद हो गया और इन्हें भी मौत की सजा दे दी गई। उसके बाद में द डिसोल्यूशन ऑफ द मोनेस्ट्रीज, जो 1536 से 1540 के बीच में। देखिए भाई, अगर है ना एक एक लाइन को पढ़ते हुए करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाने वाला है। तो मेरे को यही चीज़ समझ में आ रही है कि मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हुई चलती हूँ हिंदी में, ताकि आपको समझ में आ जाए। बस मेरा मेन मकसद है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आता है, इंग्लिश चाहिए होती है, तो अपने पास में यूट्यूब पे ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसको डब कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में भी डब हो जाएगा वो, ठीक है। तो मैं इसकी आपको हिंदी बता देती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि एक एक लाइन को कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो रहा है, राइट। तो डिसोल्यूशन क्या चीज़ है, विघटन हो जाना है ना। और मोनेस्ट्रीज आप जानते हैं मठ होते हैं। तो 1536 से 1540 के बीच की बात है कि हेनरी ने ना क्या किया, इंग्लैंड का हर एक मोनेस्ट्री जो है ना बंद करवा दिया, और उसकी जो ज़मीन थी ना और जो खजाना था वो सारा का सारा अपने मतलब जो गद्दी कहते हैं, जिसको सिंहासन कहते हैं, उसके नाम कर लिया, यानी जो राजा होगा उसका बन गया वो। तो ये इंग्लिश हिस्ट्री के सबसे बड़े ना ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर एक माना गया। मोस्ट लैंड वाज सोल्ड चीपली, जेनेटरी को बेच दी गई, मर्चेंट्स को बेच दी, हु बिकम रिच। और उसकी वजह से क्या हो गया, जो पैसे वाले बन गए और पैसे वाले जो है वो, और इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। मोनेस्ट्रीज़ की जो लाइब्रेरीज थी उसमें हजारों बुक्स जो थी वो थी वहाँ पे, ज़्यादातर जला दी गई, रद्दी में बेच दी गई, क्योंकि बेच रहे थे ना वहाँ की ज़मीन। तो 1536 के अंदर क्या हुआ, जो नॉर्दर्न इंग्लैंड था ना, नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर हजारों लोग एक बहुत बड़े विरोध के अंदर शामिल हो गए, जिसको पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस, राइट। उन्होंने क्या किया, मोनेस्ट्रीज को फिर से खोलने की मांग की। तो हेनरी ने पहले बातचीत का दिखावा किया, और फिर विद्रोह खत्म होते ही उसने उसके नेताओं को कड़ी सजा दे दी। अभी थोड़े दिन पहले जंतर मंतर पे हो रहा था ना, बस वही, समझ गए। तो इस तरह से डिसोल्यूशन जो है मोनेस्ट्री का, वो 1536 से 1540 के बीच में आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इंग्लिश में तो बहुत ईजी लिखा ही हुआ है, अपन को समझना है मेन बात ये। एडवर्ड सिक्स्थ एंड द एंड ऑफ द पीरियड। अब एडवर्ड सिक्स्थ जो है और इस दौर का जो अंत है वो क्या था। एडवर्ड सिक्स्थ जो है केम टू द थ्रोन 1547। एडवर्ड 1547 में 9 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया, 9 साल का था बस। सो द ड्यूक ऑफ समरसेट एंड लेट ऑफ ड्यूक ऑफ नॉर्थम्बरलैंड रूल फॉर हिम। अब ये तो 9 साल का बच्चा। अब
इसलिए उसकी ओर से ड्यूक ऑफ समरसेट और ड्यूक ऑफ नॉर्थमरलैंड जो है ना वो शासन कर रहे थे, बैठा हुआ था बच्चा गद्दी पे। अब इंग्लैंड पक्के तौर पे क्या बन गया, प्रोटेस्टेंट हो गया। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जिसको आर्च बिशप थॉमस क्रैनमर ने 1549 में लिखा था और 1552 में हाँ रिवाइज किया था। ठीक है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि बनी उस टाइम की। इसकी इंग्लिश ना बहुत ही सिंपल हुई, डिग्निफाइड, म्यूजिकल, एंड इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोज वर्क इन द लैंग्वेज। राइट, मैनी लैंडलॉर्ड्स एनक्लोज्ड कॉमन लैंड फॉर शीप फार्मिंग। कई जमींदारों ने भेड़ पालने के लिए जमीन जो है उस पर बाड़ लगा दी, जिससे गरीब किसान बेचारे फार्मलेस हो गए, यानी लैंडलेस हो गए। एंड दिस लेड टू कैट्स रिबेलियन। इससे कैट रिबेलियन स्टार्ट हो गया, जिसको बाद में क्या कर दिया गया, इवेंचुअली सप्रेस्ड कर दिया गया। राइट, अब सोशल प्रॉब्लम्स तो सीरियस बनी रही। ठीक है, बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो हैं वो भेड़ पालने के लिए ज़मीन पर बाड़ लगाने लगे, गरीब किसान जो है वो लैंड लेस हो गए, और इससे नॉरफॉक के अंदर कैट जो बताया आपको, रिबेलियन स्टार्ट हो गया। अब 1553 में 15 साल की उम्र में एडवर्ड की डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद में मैरी फर्स्ट गद्दी पर बैठी। मैरी फर्स्ट ट्राई टू रिस्टोर रोमन कैथोलिसिज्म। इसने रोमन कैथोलिक धर्म जो है ना फिर से लागू करने की कोशिश करी, और 1558 में एलिजाबेथ फर्स्ट बिकेम क्वीन, बिगनिंग द ग्लोरियस एलिजाबेथन एज। और यहाँ से शुरू हुआ एलिजाबेथन एज। तो आपने पिछला सारा पढ़ लिया, जितने भी राजा आए, क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन कैसे पॉलिटिक्स ने शेप किया लिटरेचर को, वो और मैं आपको बताऊंगी अभी तो, कि हाउ पॉलिटिक्स शेप्ड द लिटरेचर। राजनीति ने लिटरेचर को कैसे गढ़ा। एक्चुअली 15th सेंचुरी में 100 साल का जो ये युद्ध हुआ था, और ये जो वॉर हुआ था ना रोजेस का, ऐसी लगातार की लड़ाइयों ने क्या कर दिया, डर पैदा कर दिया भाई, अनस्टेबिलिटी पैदा कर दी। और बेचारे पोइट जो थे ना वो क्या हुए, ट्रेडिशनली जो थे ना सहारा देने वाले कई नोबेल परिवार से अलग हो गए, क्योंकि नोबेल परिवार जो है वो मारे गए या बर्बाद हो गए थे। तो नतीजा ये हुआ कि किसी ने संरक्षण दिया ही नहीं, किसी ने साथ दिया ही नहीं। तो इस दौर में जो एक मेन फेवरेट जो सब्जेक्ट था ना वो क्या बना था, फॉल ऑफ प्रिंसेस बना था। फेवरेट सब्जेक्ट ये बन गया था, और इसी के ऊपर ज़्यादातर लोग लिखने लग गए थे। बस ये समझ लो आप, बड़े से बड़ा शासक जो है वो मतलब अचानक कैसे अपनी सत्ता खोता है, बस यही एक मेन टॉपिक बनता चला गया। तो द सिचुएशन इम्प्रूव अंडर द ट्यूडर किंग्स। ट्यूडर जो राजा आए थे ना, खासकर हेनरी 7th और हेनरी 8th, उसमें थोड़े हालात सुधरने लगे थे। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बोलते हैं ना जिसको, वो रिटर्न होने लगी थी, वो थोड़ी बदलने लगी थी। जो अपने रॉयल कोर्ट्स थी एक बार फिर से नॉलेज और लिटरेचर का सेंटर बन गए थे। इंग्लिश रिफॉर्मेशन ऑल्सो हैड ए प्रोफाउंड लिटरेरी इम्पैक्ट एंड इनक्रेज द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश, इंस्पायर्ड द राइटिंग ऑफ sermons, रिलीजियस डिबेट्स, पैम्पलेट्स एंड ग्रेटली एनरिच इंग्लिश प्रॉस। ये हुआ था पॉलिटिकल बैकग्राउंड सारा उस टाइम का। अब अपन सोशल पढ़ेंगे, सोशल बैकग्राउंड। तो सोशल बैकग्राउंड में फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो फेडरलिज्म था, हाँ, उसका एंड हुआ था। सामंत जो वाद होता है, सामंतवाद, उसका अंत हुआ था। 15th सेंचुरी के सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज में से एक चेंज ये था। व्हाट इज दैट? डिक्लाइन ऑफ फेडरलिज्म। दिस प्रोसेस हैड बिगन आफ्टर द ब्लैक डेथ, दैट इज 1348-49, जो ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पीजेंट रिवोल्ट आया, क्योंकि ब्लैक डेथ हुई थी। तो पीजेंट का रिवोल्ट होना जायज़ था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो काम करने वाले लोग ही बहुत कम बचे थे। तो उन्होंने अपनी वेजेस बढ़ा दी, तो हो गया है सब कुछ। तो ये सिलसिला ब्लैक डेथ से स्टार्ट हुआ, पीजेंट्स रिवोल्ट के बाद शुरू हुआ था। 1500 तक इंग्लैंड के अंदर ना एक तरह से फेडरलिज्म है ना, ये लगभग मिट सी चुकी थी। ज़्यादातर फेडरलिज्म के अंदर पीजेंट्स जो थे वो सर्व्स थे, यानी धरती के मालिक, लीगली टाइड टू द लैंड एंड ऑब्लाइज्ड टू वर्क देयर लॉर्ड्स स्टेट विदाउट रेगुलर वेजेस। तो वो ना तो मनमर्जी जागीर छोड़ सकते थे, ना ही अपना काम खुद चुन सकते थे। लोगों के अंदर इस तरीके की चलता था। मनी इकोनॉमी एंड बेटर वेजेस क्या था कि 1500 तक इंग्लिश जो कंट्री साइड था
ग्रामीण एरिया, उसके ज़्यादातर लोग जो थे वो लैंड ओनर नहीं थे बल्कि आज़ाद थे, मतलब फ्री टेनेंट्स थे और स्मॉल फार्मर्स थे। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग विदाउट पे फॉर अ लोड, दे रेंटेड लैंड और मैनेज करते थे अपने आप फार्म, अर्न करते थे लिविंग इंडिपेंडेंटली। तो दिस मार्क द राइज ऑफ मनी इकोनॉमी वेयर लैंड वाज लीज्ड फॉर मनी रेंट एंड वर्कर्स वर पेड वेजेस इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग अनपेड लेबर। तो द रिपीटेड आउटब्रेक ऑफ द प्लेग, प्लेग आई तो पॉपुलेशन लो हो गई और इससे शॉर्टेज हो गई वर्कर की। तो सिंस लेबर वाज स्केर्ड तो एम्प्लॉयर्स हैड टू ऑफर हायर वेजेस टू अट्रैक्ट वर्कर्स। तो रिजल्ट क्या आया? मैनी हिस्टोरियंस डिस्क्राइब द 15th सेंचुरी एज द गोल्डन एज ऑफ द इंग्लिश लेबरर, क्योंकि अंग्रेज मजदूर जो है महंगे हो गए थे भाई, तो इसलिए इनका तो गोल्डन एज बन गया था। सेकेंड पॉइंट जो है सोशल के अंदर, द राइज ऑफ द जेंट्री एंड द मिडिल क्लास, इनका राइज बहुत ज़्यादा हो गया। हुआ क्या? ये जो वार ऑफ रोजेस हुई ना, वार ऑफ द रोजेस, इसमें कई जो बहुत पावरफुल जो नोबल्स थे ना, वो परिवार ख़त्म हो गए थे, उनका पतन हो गया था। उसकी वजह से नए कैटेगरी बनने लगी। अब एक ऐसी कैटेगरी थी जिसको आप जेनेटरी बोल सकते हैं, जो संपन्न जमींदार होते थे ना, वो थोड़े से उन नोबल से नीचे थे, पर इनके पास में ना काफ़ी संपत्ति थी, बहुत सारा वेल्थ थे इनके पास। मतलब उनके साथ ही ना, जैसे ट्रेडर्स हो गए, लॉयर हो गए, सरकारी अफसर हो गए, या जो कामयाब कारोबारी जो होते हैं वो हो गए, ये सारे मिलते चले गए। ट्यूडर राजाओं ने, खासकर हेनरी सेवंथ ने, पुराने जो सामंत जो नोबल्स थे उनके बजाय इन पढ़े लिखे और जो वफादार लोग थे ना, इनको ज़्यादा तवज्जो दी, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। और इससे क्या हुआ, ये जो लोग थे ये जस्टिस ऑफ पीस, शेरिफ्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। इनको दे दी ये सारी जगह। तो मनी बिगिंस टू मैटर मोर देन बर्थ, जन्म से ज़्यादा पैसा मायने रखने लगा कि व्यापारी वर्ग भी व्यापार से और अमीर हो गया। इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी जो काफ़ी हद तक ऊनी कपड़े के जो मतलब ये कहिए वूल जो है एक्सपोर्ट जो है उससे उसके ऊपर डिपेंड होने लग गई। ठीक है, अब जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे यूज देयर मनी टू बाय लैंड, मैरी इनटू रिस्पेक्टेबल फैमिली, एजुकेट देयर चिल्ड्रन एज जेंटलमैन। वेल्थ ग्रेजुअली बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। नोबल बर्थ, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखता था। तो फेमस एग्जाम्पल क्या बना? फेमस एग्जाम्पल बना नॉर्फॉक का पेस्टन परिवार, जो एक ही सदी में मामूली हैसियत से उठकर किस में शामिल हो गया? जेंट्री में शामिल हो गया। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बना था। द पेस्टन लेटर्स, एक सोशल बैकग्राउंड के अंदर ये आता है। पेस्टन लेटर्स ये क्या है? आर अ कलेक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट लेटर रिटन बाय द पेस्टन फैमिली ऑफ नॉर्फॉक बिटवीन 1420 टू 1500। ये लेटर्स जो है रिवील करते हैं सोसाइटी ऐसी दैट वाज एक्टिव बट ऑफन वायलेंट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वर फ्रिक्वेंटली सेटल्ड बाय फोर्स रादर देन बाय लॉ। ऑन वन ओकेजन आर्म्ड मैन अटैक्ड एंड सीज्ड अ पेस्टन हाउस। ये पेस्टन लेटर्स जो हैं ये ऐसे समाज को सामने लाती हैं जो एक्टिव तो था लेकिन वायलेंट था। जमीन जायदाद के झगड़े कानून से नहीं बल्कि मतलब पावर से निपटाए जाते थे। एक बार मतलब जैसे आर्म्ड लोग होते थे जिनके पास हथियार होते थे ना, ये हमला करके पेस्टन परिवार का एक घर है उसको उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब लेटर्स से पता चलता है कि शादियां ना अक्सर परिवार के फायदे के लिए तय होती थी। माजरी पेस्टन को उसके परिवार ने छोड़ दिया था क्योंकि उसने प्यार करके परिवार के मतलब एक, ये समझ लो, एक स्टीवर्ड से शादी कर ली थी। मतलब जो परिवार का कारिंदा होता है ना, जो उससे शादी कर ली थी। तो ये रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट लार्ज कलेक्शन ऑफ नेचुरल इंग्लिश प्रोज। ये स्वाभाविक जो कह सकते हैं रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट लार्ज कलेक्शन ऑफ नेचुरल इंग्लिश प्रोज। एक सोशल के अंदर आते हैं टाउन्स गिल्ड्स एंड ट्रेड। क्या कि लंदन जो था हैड अबाउट 50,000 पीपल एंड वाज द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ट्रेड एंड राइटिंग, है ना। 50,000 की आबादी, शासन, व्यापार और राइटिंग का सेंटर था। इसके बाद ब्रिस्टल, यॉर्क, नॉर्विच और कोवेंट्री आते थे। इसके बाद में मोस्ट स्किल्ड वर्कर्स बिलोंग टू गिल्ड्स। ज़्यादातर कुशल जो कारीगर थे ना गिल्ड्स से जुड़े हुए थे, यानी एक ही काम करने वाले या कारीगर जो लोग होते थे ना उनका ग्रुप होता था जिसको गिल्ड बोलते थे अपन। ये लोग ना स्टैंडर्ड तैयार करते, स्टैंडर्ड सेट करते थे, क्वालिटी, फिक्स्ड प्राइस, वेजेस, ट्रेंड अप्रेंटिस, डिसाइड हु कुड प्रैक्टिस अ ट्रेड, मतलब कौन तो ट्रेड करेगा और कौन जो है केयर फॉर सिक मेंबर्स एंड हेल्प विडोज, ये लोग डिसाइड करते थे। गिल्ड्स ऑल्सो स्टेज द फेमस मिस्ट्री प्लेस। गिल्ड्स जो ना
ये मिस्ट्री नाटक भी करवाया करते थे। अंडर द डोमेस्टिक सिस्टम मर्चेंट्स गेव वूल टू विलेज फैमिलीज हु स्पन एंड वू इट एट होम, स्प्रेडिंग वर्क इनटू द कंट्री साइड। नेक्स्ट इज एनक्लोजर एंड रूरल सफरिंग, राइट। यानी एनक्लोजर क्या होता है, बाड़बंदी टाइप्स, है ना, और रूरल सफरिंग यानी लोगों के लिए। फ्रॉम अबाउट 1480 मैनी लैंडलॉर्ड डिस्कवर्ड दैट शीप फार्मिंग वाज मोर प्रॉफिटेबल देन ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज कॉर्न। लोगों ने सोच लिया था कि भाई भेड़ पालो, खेती करने से बढ़िया। तो दे बिगन टू एनक्लोज द ओपन फील्ड एंड कॉमन लैंड दैट विलेजेस हैज शेयर्ड द जनरेशन, कन्वर्टिंग देम इनटू शीप पास्चर। लोगों ने भेड़ पालने के लिए शुरू कर दिया, चरागाह बना दिए। तो ये जो प्रोसेस था ना, इसको बाड़ाबंदी कहा जाता था। खेती में बहुत ज़्यादा मजदूर लगते थे, भेड़ पालने में ज़्यादा नहीं लगते थे, थोड़े बहुत गडरिए चाहिए थे। तो नतीजा ये हुआ कि कई किसान परिवारों की ज़मीन जो है ना और घर की रोजी रोटी वो छिन गई थी। सर थॉमस मोर ने अपनी बुक यूटोपिया में इस समस्या की आलोचना भी की है भाई। उन्होंने कहा है कि इंग्लिश की भेड़ें इतनी लालची हो गई हैं कि वो आदमियों को निगल गई हैं, यानी भेड़ पालन लोगों को ना लोगों की ज़मीन को खा रहा था एक तरह से। तो शीप हैज़ बिकम सो ग्रीडी दैट दे डिवोर्ड मैन। उन्होंने यूटोपिया में लिखी है ये बात, ये चीज़ होने लगी। फिर चर्च एंड रिलीजन एंड सोसाइटी, एक सोशल का देखें तो इसमें लोलार्ड मोमेंट आता है कि जो चर्च थी वो सबसे ताकतवर संस्था हुआ करती थी उस टाइम। उसके पास में बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, मतलब बहुत सारे वो कर वसूलते थे, वही स्कूल वही चलाते थे, अस्पताल वही चलाते थे। और कुछ जो वहाँ के जो मेन हेड होते थे ना, वो भाई एक तरह से ये कहो क्या हो गए थे, भ्रष्ट बोलते हैं जिसको, करप्ट बोलते हैं, वो हो गए थे। वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल के आदी हो गए थे। और इसकी वजह से क्या हो गया, जो मॉरल जो अथॉरिटी है वो कमज़ोर होने लगी। फिर चर्च को पहली बड़ी चुनौती किन्होंने दी, लॉर्ड्स ने दी। जो जॉन विकुफ के को एक तरह से वाइकिफ जो है, जॉन विक्लिफ जो है उसको फॉलो करने वाले थे। विक्लिफ ये मानते थे कि एवरीवन शुड बी एबल टू रीड द बाइबल। कहते थे कि ये धर्म वाले लोग जो इन्होंने ठेका थोड़ी ना ले रखा है, हर आदमी पढ़ेगा बाइबल। तो वो ये चीज़ को क्रिटिसाइज करते थे, वेल्थ को, करप्शन को। चर्च के अंदर वेल्थ और करप्शन को वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे। तो ये लोलार्ड मूवमेंट जो है ये एक इसके अंदर आता है, सोशल बैकग्राउंड के अंदर। आफ्टर हिज डेथ गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट, गवर्नमेंट ने फिर इस मूवमेंट को दबा दिया था उनकी डेथ के बाद में। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि डी हेरेटिको कॉम्बरेंडो 1401 जो लॉ था उससे मतलब ये होने लगा कि जितने भी विधर्मी होंगे, हेरेटिक्स होंगे, उनको जिंदा जला दिया जाना चाहिए। एंड सर जॉन ओल्ड कासल का जो रिबिलियन है 1414 वो भी क्रश कर दिया गया, वो भी कुचल दिया गया। रिलीजियस लाइफ, रिलीजन रिमेन सेंट्रल टू एवरीडे लाइफ। धर्म हमेशा सेंटर बना रहा है। लोग गिरजाघर के अंदर यानी जो चर्च वगैरह जो थे उनकी सर्विस करते थे, यानी वहाँ पे जाके सेवा करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, पिलग्रिमेज करते थे यानी तीर्थ यात्राएं करते थे। ओके, रिलीजियस जो गिल्ड्स थे उनको ज्वाइन करते थे, चैरिटी करते थे, बनवाते थे। और जो लोग प्रिस्ट लोग जो होते थे वो डेड की सोल्स के लिए प्रेयर क्या करते थे। तो वेल्दी मर्चेंट्स ऑल्सो डोनेट मनी हो, बड़ी बड़ी चर्च बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए। वूल चर्चेज फेमस होती थी उनके अंदर। तो ये सब होता था। मिस्टिसिज्म एंड पर्सनल डिवोशन, एक्चुअली कई जो श्रद्धालु होते थे ना, बहुत सारे जो बिलीवर्स होते थे ना, वो अपना मतलब ये सोचते थे कि भगवान से उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है मतलब एक पर्सनल रिलेशन जो है वो चाहते थे वो। जूलियन ऑफ नॉर्विच ने अ रेवलेशन ऑफ लव लिखी थी, जो किसी भी वुमन के अकॉर्डिंग इंग्लिश में लिखी हुई सबसे पुरानी, आप ये कह सकते हैं, सर्वाइविंग बुक है, फर्स्ट सर्वाइविंग बुक है। जबकि मॉर्जरी कैंप ने द बुक ऑफ मॉर्जरी कैंप लिखी थी, जिसे इंग्लिश की पहली ऑटोबायोग्राफी कहा जा सकता है, राइट। द इंग्लिश रिफॉर्मेशन हुआ, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है ना, हेनरी एट्थ के टाइम में आया। 1534 में पोप से कनेक्शन तोड़ने के बाद उसने इंग्लैंड का चर्च बनाया और ख़ुद उसका मेन बन गया, हेड बन गया। 1536 से 1540 के बीच में मोनेस्ट्रीज जो हैं वो हटा दिए गए, उनकी ज़मीनें छीन ली गई। आम लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए एनकरेज किया गया। पढ़ना लिखना एक तरह से मतलब एक ड्यूटी बना दी गई कि भाई एक प्रैक्टिकल स्किल होना चाहिए पढ़ना लिखना। वीमेन इन सोसाइटी, मैरिड वीमेंस प्रॉपरली यूजुअली बिकेम हर हस्बैंड, राइट।
क्या कि जो मैरिड जो लेडीज़ हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है आमतौर पर उसके पति की हो जाएगी। संपन्न परिवारों में इसलिए लोग शादी करने लगे। अमंग वेल्दी फैमिलीज मैरिज वर ऑफन अरेंज फॉर प्रॉपर्टी पॉलिटिकल एडवांटेज। हाँ, वीमेन मैनेज्ड होम स्टेट बिजनेसेस। पेस्टल लेटर शो, जैसे पेस्टन लेटर शो करते हैं इस चीज़ को कि मार्गरेट पेस्टन मैनेजिंग फैमिली प्रॉपर्टी डिफेंडिंग इन ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स। वीमेन वर्कड एज ब्रूअर वीवर शॉपकीपर ट्रेडर। औरतें जो हैं वो इस रूप से भी काम करने लगी। किस किस चीज़ में? ब्रीवर्स मतलब शराब बनाने में, बुनाई करने, दुकानदारी व्यापार का काम भी करती थी। सर थॉमस मोर और हुआन लुइस लिवेन, इन्होंने भी विमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया। जूलियन ऑफ नॉर्विच और जो मार्चरी कैंप की जो और लेडीज़ थी वो भी राइटर्स बनी। एजुकेशन एंड लिटरेसी जो थी वो भी इसके अंदर मेन रोल प्ले करती है कि बहुत सारे ग्रामर स्कूल्स कॉलेजेस इंक्लूडिंग ईटन कॉलेज और किंग कॉलेज जिसकी बात हुई, कैम्ब्रिज, ये इस्टेब्लिश हुए इस टाइम में। ह्यूमनिस्ट एजुकेशन एनकरेज द स्टडी ऑफ लैटिन ग्रीक हिस्ट्री एंड लिटरेचर। स्कॉलर्स यानी विद्वान जॉन कॉलेट, सर थॉमस एलियट, इन्होंने शिक्षा को प्रमोट किया, एजुकेशन को रिफॉर्म किया। लिटरेसी इंक्रीज, लिटरेसी बढ़ी। पता है क्यों? क्योंकि विलियम कैक्सटन का ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना 1476, इन्होंने बुक्स को सस्ता कर दिया था और लोगों को वाइडली अवेलेबल करवा दिया था। तो आफ्टर रिफॉर्मेशन रीडिंग द बाइबल इन इंग्लिश बिकम अ रिलीजियस ड्यूटी एनकरेजिंग मोर पीपल टू लर्न टू रीड। अब अगला आता है हमारा कल्चरल बैकग्राउंड। कल्चरल बैकग्राउंड के अंदर एक तो आता है हमारा योहान गुटेनबर्ग प्रिंटिंग। Johann Gutenberg printing was means you can say that printing was not invented in England. It was developed at means in Germany during the 1440 by Johann Gutenberg, right? यानी प्रिंटिंग की खोज है ना इंग्लैंड में नहीं हुई थी, मेनली 1440 के अंदर जर्मनी के अंदर हुई थी। ठीक है। गुटेनबर्ग की अचीवमेंट वॉज मोर देन अ मशीन, ही क्रिएटेड अ कंप्लीट प्रिंटिंग सिस्टम। उसने ऐसे मूवेबल मेटल टाइप दैट कुड बी रिपीटेडली डिज़ाइन किए जो बार बार यूज़ हो सकते थे। यानी जो लेटर है इन्वर्टेड मतलब एक स्ट्रॉन्ग अलॉय तैयार किया जो लेटर कास्टिंग के लिए, एंड प्रिपेयर ड्यूरेबल ऑयल बेस्ड इंक दैट स्टक इन टू मेटल एंड अडेप्टेड अ प्रेस यूज्ड फॉर वाइन एंड पेपर। इस तरीके का बनाया, इस तरीके के मटेरियल से बनाया कि बार बार आप यूज़ कर सकते हो। और जो लेटर्स है ना उसको ढालने के लिए मजबूत धातु तैयार की और उस धातु पर टिकने वाली ना ऑयली टाइप की एक इंक तैयार की, और वाइन और कागज़ के लिए यूज़ हो सके, मतलब ये चीज़ भी ध्यान में रखी। तो इस ग्रेटेस्ट वर्क वॉज द फेमस 42 लाइन बाइबल। उनकी सबसे फेमस जो वर्क है ना वो है 42 लाइन बाइबल, प्रिंटेड अबाउट 1455, और स्टार्टिंग में छपाई के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स है। देन द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग ये स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग के अंदर गुटेनबर्ग को अपनी जो ये इन्वेंशन है उससे कुछ खास नहीं मिला। कर्ज के चलते उसे अपना कारोबार पैसा लगाने वाले योहान फुस्ट को देना पड़ा था और वो गरीबी से ही मरा एक तरह से, राइट, पुअर। तो हिज वर्कमैन कैरिड द क्राफ्ट आउटवर्ड। उसके जो कारीगर थे ना वो इस हुनर को बाहर लेकर गए। 1465 में इटली, 1470 में फ्रांस, एंड अक्रॉस यूरोप 1500 presses were working in more than 200 towns and about 30,000 different edition had been printed। यानी 1500 तक 200 से ज़्यादा टाउन में प्रिंटिंग जो है चल रही थी और करीब 30,000 अलग अलग एडिशंस जो है छप चुके थे। 1501 से पहले जो बुक्स प्रिंट हुई उनको इन कुनाबुला कहा जाता है। इन कुनाबुला मीनिंग बुक्स ऑफ द क्रेडल, यानी पालने की किताबें, जैसे पालना नहीं तो क्रेडल बच्चा झूलता है जिसमें, वो। अच्छा जी, एक विलियम कैक्सटन द फादर ऑफ इंग्लिश प्रिंटिंग जो कहलाते हैं, हुआ क्या, जो हिस्ट्री है ना प्रिंटिंग की इंग्लैंड के अंदर इज बाउंड अप बाय विलियम कैक्सटन। ये विलियम कैक्सटन से है, यानी करीब 1422 1491 से जुड़ी हुई है। कैंट में जन्मा कैक्सटन जो है वो एक व्यापारी था, सक्सेसफुल, ठीक है, और वहीं उसकी दिलचस्पी बन गई इस चीज़ के अंदर। 1473 से 74 ही प्रिंटेड, उसने प्रिंट करी
द रिक्यूएल ऑफ द स्टोरीज ऑफ ट्रॉय, ये छापी उसने. हिज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ए फ्रेंच वर्क एंड द फर्स्ट बुक एवर प्रिंटेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर छपी सबसे पहली बुक थी ये, फर्स्ट. तो द फर्स्ट इंग्लिश प्रेस 1476 में कैक्सटन घर लौटा. उसने अपना प्रिंटिंग जो है, प्रेस जो है, सेट किया. वो कहाँ? वेस्टमिंस्टर में. वो भी कहाँ पे? बिल्कुल एकदम नेक्स्ट टू द कोर्ट एंड पार्लियामेंट, जहाँ उसके जो कस्टमर थे ना वो थे. 15 ईयर्स में उसने करीब 100 बुक्स जो है ना प्रिंट करी. इनमें चौसर की कैंटरबरी टेल्स थी, गोवर की कैनफेसियो अमांतिस थी, जॉन लिडगेट की पोएम्स थी, मैलरी की ले मार्थ द अर्थर 1485 थी. उनकी डेथ के बाद उनके असिस्टेंट जिनका नाम था विकिन डी वर्ल्ड, उन्होंने ये कारोबार जो है आगे बढ़ाया. तो ये थी कहानी प्रिंटिंग प्रेस की. वाई प्रिंटिंग चेंज्ड एवरीथिंग. प्रिंटिंग ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि किताबें सस्ती हो गई, आसानी से उपलब्ध होने लगी. छपाई से पहले हर एक किताब हाथ से नकल करनी पड़ती थी, महीनों लग जाते थे. अब छपाई से जल्दी जल्दी होने लगे. अब प्रिंटिंग से तो काम बढ़ेगा, रीडिंग स्प्रेड होने लगी, टेक्स्ट जो है वो मोर एक्यूरेट होने लगा. ठीक है. इंग्लिश स्टैंडर्डाइज हो गई प्रिंटिंग की वजह से. इंग्लिश प्रोज डेवलप हुआ बहुत रैपिडली. लिटरेचर जो है वो ऑर्डिनरी लोगों तक पहुंचने लगा. तो बड़ा आसान है ये तो. इसको तो आप अगर ऐसे हल्की सी रीडिंग ले लोगे तो ही समझ में आ जाएगा आपको. ये चीज़ें मतलब बहुत ये कहिए रैपिडली बढ़ने लगी, जल्दी 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 जल्दी. उसके बाद क्या हुआ? द ग्रोथ ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, द चांसरी स्टैंडर्ड. एक्चुअली चांसरी स्टैंडर्ड की लगभग 1430 से वेस्टमिंस्टर की जो रॉयल चांसरी है, वेस्टमिंस्टर की जो रॉयल चांसरी है, उसके जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी है ना, लंदन डायलेक्ट पर बेस्ड एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर, मतलब डायलेक्ट पर वो यूज़ करने लगे. सिंस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉलोड दिस मॉडल ग्रेजुअली बिकम एक्सेप्टेड थ्रू आउट इंग्लैंड. कि वो लोग धीरे 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 पूरे इंग्लैंड के अंदर फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करवाने लग गए. यानी चांसरी जो मानक है ना, उसके बारे में ये कहा गया है कि करीब 1430 से वेस्टमिंस्टर की जो ऑफिशियल चांसरी है, उसके अधिकारी ना वो लंदन डायलेक्ट पर बेस्ड एक ऐसी रिटन इंग्लिश को यूज़ करने लग गए जो सारी गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना उस पर काम करने लग गई है वो इंग्लिश. और धीरे 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 पूरे इंग्लैंड के अंदर एक्सेप्ट होने लगी. अब हेनरी फिफ्थ और इंग्लिश, यानी जो ऑफिशियल इंग्लिश है, वो एनकरेज्ड हुई. राजाओं ने एनकरेज किया इंग्लिश को, मतलब फैलाया जगह जगह कि अब क्या होगा, इंग्लिश का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा. फ्रेंच की जगह अब इंग्लिश यूज़ की जाएगी. फिर इन्फ्लुएंस प्रिंटिंग का भी आ गया, छपाई का भी असर होने लगा. इंग्लिश बाइबल एंड द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो है वो लोगों के बीच में आ गई. चेंजेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज में भी चेंज आए इस ड्यूरेशन में. फाइनल ई जो है वो साइलेंट होने लगा. यानी मिडिल इंग्लिश के अंदर क्या होते थे, बहुत सारे वर्ड जो है ना ई से एंड होते थे और वो बोले जाते थे, लेकिन बिकॉज द फाइनल ई वॉज प्रोनाउंस इट काउंटेड एज एन एक्स्ट्रा सिलेबल इन पोइट्री. लेकिन 15th सेंचुरी के अंदर फाइनल ग्रेजुअली इसको साइलेंट करने लग गए. जैसे मेक है, नेम है, तो मेक की, नेमी ऐसे नहीं बोला जाता ना, ई को नहीं प्रोनाउंस किया जाता ना, तो ये साइलेंट होने लगे. ग्रेट वोवल शिफ्टिंग हुई, ग्रेट वोवल शिफ्ट हुए, ये भी मेजर चेंज कहलाया. प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश की थोड़ी चेंज हुई. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑलमोस्ट एवरी लॉन्ग वोवल चेंज इट टू साउंड. एग्जाम्पल टीम, टाइम, हुज, हाउस. तो स्पेलिंग जो है रिमेन ऑलमोस्ट द सेम, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज होने लगी. फिर रिवाइवल ऑफ लर्निंग ह्यूमनिज्म. क्या हुआ कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग कॉमनली नॉन एज ह्यूमनिज्म एनकरेज पीपल टू स्टडी द लिटरेचर. इस चीज़ के रूप में ये समझा जाने लगा कि फिलोसफी को, लिटरेचर को, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोमन को पढ़ा जाने लगा. इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग मिडवल अथॉरिटीज विदाउट क्वेश्चन, स्कॉलर रिटर्न टू द ओरिजिनल क्लासिकल टेक्स्ट. बिना क्वेश्चंस के. यानी जो मिडवल्स जो थे ना, कहने का मतलब जो मिडवल अथॉरिटीज़ थी है ना, उनकी बात बिना सवाल मतलब बिना सवाल के मान लेने की बजाय अब सवाल करने लगे लोग, स्कॉलर्स की तरफ रिटर्न होने लगे. ठीक है. तो ह्यूमनिस्ट बिलीव्ड एजुकेशन शुड डेवलप द होल पर्सनालिटी. तो दे वैल्यूड
रीजन, मोरल कैरेक्टर, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। देन फ्रांचेस्को पेट्रार्क, यानी ये कहलाते थे फादर ऑफ ह्यूमनिज्म के। ही हंटेड थ्रू मोनेस्ट्री लाइब्रेरीज फॉर फॉरगॉटन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड फाउंड दीज, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना इतनी ज़्यादा इसके साथ रिलेटेड है कि अगर आप करते हो तो आपका बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कहानियाँ हुई थी उस टाइम पे। 1345 में वेरोना के सिसरो के लेटर्स जो है वो खोज निकाले गए। वो लेटर्स जो है वो कहीं बाहर आए। अब उनका सीधा सा नियम था कि हमेशा आप कहाँ लौटो, ऑलवेज गो बैक टू द ओरिजिनल सोर्स, हमेशा ओरिजिनल सोर्स की तरफ जाओ। उसके बाद में क्या हुआ, फॉल हुआ किस चीज़ का, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल मीन्स जो ये कहिए कैपिटल थी किस चीज़ की, बिजान्टिन एम्पायर की, एंड द लास्ट ग्रेट सेंटर ऑफ एंशियंट ग्रीक लर्निंग। ये क्या था, लास्ट सेंटर था एक तरह से, ये समझिए आप एंशियंट ग्रीक लर्निंग का। वाज कनक्योर्ड, ये जीत लिया गया 1453 में। किसने जीत लिया था, ऑटोमन टर्क्स अंडर सुल्तान महमद सेकंड इन 1453। सुल्तान महमद सेकंड ने के लीडरशिप के अंदर 1453 के अंदर ऑटोमन तुर्कों ने जीत लिया था इसको। इसके बाद कई ग्रीक स्कॉलर्स आए जिन्होंने मतलब उनके पास में बहुत सारे अपने अपने वैल्यूएबल ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट्स थे जिसको लेकर वो इटली भाग गए एंड बिगन टीचिंग ग्रीक इन इटालियन यूनिवर्सिटीज सो दैट यूरोपियन कुड वंस अगेन स्टडी प्लेटो, एरिस्टोटल, होमर, सोफोक्लिस, इनको पढ़ने लग गए। तो हाउएवर दैट द रिवाइवल ऑफ लर्निंग हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर 1543। ये शुरू तो 1543 से ही हो गया था, है ना, उससे पहले से शुरू हो चुका था। मैनुअल सॉरी मैनुअल क्रिसोलोरस 1397 में ही फ्लोरेंस में ग्रीक पढ़ा रहा था, इसलिए कॉन्स्टेंटिनोपल के मतलब जो फॉल हुआ था ना उसने रिवाइवल को शुरू नहीं किया बल्कि पहले से ही चल रहे आंदोलन को थोड़ा सा तेज कर दिया बस खाली, राइट। आगे क्या हुआ, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन इंग्लैंड, द रेनेसां रीच्ड इंग्लैंड लेटर देन इटली। English scholars traveled to Italy to study the new learning and brought these ideas home. One of the earliest supporters was Humphrey, Duke of Gloucester. रिवाइवल इस तरीके से हुआ इटली के मुकाबले, मतलब इंग्लैंड में थोड़ा सा देर से पहुंचा था। जो इंग्लिश जो स्कॉलर्स थे वो न्यू नॉलेज को पढ़ने के लिए इटली गए और फिर अपने जो विचार थे वो अपने साथ लेकर आए, वहाँ पढ़ कर आए और फिर अपने विचारों के साथ वापस आए। तो सबसे शुरुआती जो सपोर्टर्स थे उनमें थे एक था हम्फ्री, सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है, ड्यूक ऑफ गल्स्टर जो हेनरी फोर्थ का था ब्रदर। तो ही कलेक्टेड वैल्यूएबल क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट, उसने इटली से ये जो क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट थे ना उनको जुटाया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसको 200 से ज़्यादा किताबें दी, 200 से ज़्यादा। लाइब्रेरी हाउसिंग मैनी ऑफ देम इज स्टिल कॉल्ड, आज भी है वहाँ पे, और उसे ड्यूक हम्फ्रीज लाइब्रेरी कहा जाता है। द ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स, ऑक्सफोर्ड रिफॉर्मर्स जिन sorry the scholars who introduced Renaissance humanism into England are known as the Oxford reformers. They believed education should rest on the original Greek and Latin text rather than medieval commentaries. And their aim was not to reject Christianity but to improve religion, education and society through better learning. इसमें विलियम ग्रॉसिन ने इटली से ग्रीक सीखी, ऑक्सफोर्ड में उसे पढ़ाने वालों में सबसे पहले लोगों में से माना जाता है। थॉमस लिनेकर जिसकी पढ़ाई फ्लोरेंस और पादुआ में हुई, पादुआ, हाँ, फ्लोरेंस एंड पादुआ में हुई, वाज बोथ स्कॉलर एंड रॉयल फिजिशियन, ये दोनों के दोनों बने। जॉन कॉलेट ने सेंट पॉल पर एक तरह से लेक्चर दिए और 1509 में सेंट पॉल स्कूल को स्टैब्लिश किया, उसे फाइंड आउट किया, फाइंड आउट नहीं मतलब फाउंडर बने ये उसके, राइट। फिर इरेस्मस ये आया, ये था एक, इसने इंग्लैंड में पढ़ाया, डचमैन था ये, ग्रेटेस्ट स्कॉलर रहा अपनी एज का। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरली अचीवमेंट वाज ग्रीक न्यू टेस्टमेंट, राइट, 1516 का, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी न्यू टेस्टामेंट 1516 की, ठीक है, जो कि ट्रेडिशनल लैटिन बाइबल पे भरोसा करने के बजाय उसको जो उसकी जो ये कहते हैं एंशियंट ग्रीक मैन्युस्क्रिप्ट
जो है दैट इज़ प्रोड्यूस अ मोर एक्यूरेट टेक्स्ट. ही आल्सो रोड द प्रेज ऑफ होली. फिर सर थॉमस मूर, राइट. तो he was a lawyer, statesman, and humanist who served as Lord Chancellor under Henry VIII. His most famous work is Utopia, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है. Christian humanism, English humanism, and differed from Italian humanism in the important way. Italian humanism often focused mainly on achievement of ancient Greece, Roman. Italian इस चीज़ के ऊपर फोकस करते थे. Whereas English जो humanism थे वो closely connected थे Christianity के साथ में. तो English scholar believe करते थे कि classical study would help people become better Christians, wiser. ये चीज़ें आई. देन द रिफॉर्मेशन एंड द इंग्लिश बाइबल, राइट. कि धर्म सुधार और साथ ही साथ इंग्लिश बाइबल. कि ऑल्दो द इंग्लिश रिफॉर्मर्स बिगन एज पॉलिटिकल डिस्प्यूट बिटवीन हेनरी एट्थ एंड द पोप, इट्स सून ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश रिलीजन, एजुकेशन, लिटरेचर एंड लैंग्वेज. तो इट्स ग्रेटर अचीवमेंट, ग्रेटर नॉट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. तो इट वॉज वट दैट इज़ द बाइबल इन टू इंग्लिश, सो दैट द ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड. और ये बहुत बार हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी भी है ना. देन द अपने ये थॉमस क्रैमर, दैट इज आर्च बिशप थॉमस क्रैमर ने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर 1549 तैयार की, जिसमें उन्होंने ये कही चर्च सर्विसेज अवेलेबल इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ लेटिन. इट्स क्लियर एंड डिग्निफाइड स्टाइल ग्रेटली इन्फ्लुएंस इंग्लिश प्रोज. हाँ, जिसमें जो अपनी चर्च होती है उसकी जो प्रेयर है वो लेटिन की जगह इंग्लिश में करवाने लगे वो, ताकि आम लोगों तक बात पहुंच सके. लिटरेरी इंपॉर्टेंस में द रिफॉर्मेशन एनकरेज बाइबल ट्रांसलेशन, इंक्रीज लिटरेसी एंड प्रोड्यूस अ रिच बॉडी ऑफ सरमन्स. धर्म सुधार ने मतलब बाइबल का जो ट्रांसलेशन है ना उसको बढ़ावा दिया, तो उससे लिटरेसी बढ़ी और जो पर्चेज वगैरह थे वो सारे बढ़े. अच्छा, 9th पॉइंट के अंदर आर्ट, बिल्डिंग, म्यूजिक एंड पॉपुलर लाइफ आती है. उसमें क्या हुआ, बिल्डिंग परपेंडिकुलर गोथिक स्टाइल जो है वो चर्चेज़ के अंदर पॉपुलर होने लगी. ठीक है. और उसकी वजह से बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, पंखे ऐसे ऐसे चर्चेज़ में बनने लगा कि भाई इस तरह से बनाई चलेगी कि चर्च के अंदर अंधेरे के अंदर भी रोशनी रहे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो बाहर की ना वो आए. तो किंग्स कॉलेज चैपल कैम्ब्रिज इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भी है. देन द लिटरेरी बैकग्राउंड. लिटरेरी बैकग्राउंड के अंदर क्या है देखिए, द इंग्लिश चौसरियन. ये क्या था कि लोग कुछ थे चौसर की डेथ के बाद में ना, बहुत सारे इंग्लिश पोइट ऐसे थे कि उनको अपना एक तरह से गुरु मानते थे, फादर टीचर मानते थे. उन्होंने उनका राइम रुएल हो गया, उनका ड्रीम विजन हो गया, एलिग्री हो गया, थीम ऑफ कोर्टली लव हो गया, प्रेजिंग हिम जो है ना, वो सब उन्होंने बहुत उसको इमिटेट किया, उसको बहुत प्रेज किया. हाउएवर दे इमिटेट हिज स्टाइल रादर देन हिज जीनियस. तो देयर पोइट्री बिकेम लॉन्ग, मॉरल एंड हैवीली डेकोरेटेड, बहुत डेकोरेटेड हो जाया करती थी. तो इस तरीके के लोग थे. स्कॉटिश मार्कर्स भी आए. मेकार जो स्कॉटिश मेकार थी, यहाँ ये इंग्लिश जो इंग्लिश पोएम्स थी ना वो मतलब थोड़ी वीक पड़ रही थी, वहीं स्कॉटिश पोएम जो है उनका गोल्डन टाइम चल रहा था. तो इसके जो पोइट थे ना उनको मेकार बोला जाता था, यानी क्रिएटर या मेकर्स यू कैन से. तो वे वो जो थे ना वो चौसर को प्रेज करते थे पर उसको इमिटेट नहीं करते थे. उन्होंने उसे पुरानी स्कॉटिश पोएम, फ्रांसीसी पोएम और जो भी उनका जो ट्रेडिशनल लिटरेचर है ना उसके साथ मिलाया और स्कॉटिश लैंग्वेज में मतलब अपनी खुद की भी इमेजिनेशन, अपने सटायर जो है वो सारी चीज़ें भी उसके साथ अटैच करी. तो उन्होंने इमिटेशन करने के साथ साथ मतलब इमिटेशन नहीं किया, कुछ चीज़ें वहाँ से उठाई और अपना जो टैलेंट है वो भी उसके अंदर डाला. पॉपुलर बैलेड जो है उस टाइम के रहे. फाइनेस्ट ओरिजिनल पोइट्री ऑफ द सेंचुरी वॉज नॉट रिटन एट कोर्ट एट ऑल. एक्चुअली बैलेड्स भी थे. बैलेड्स बिलोंग टू ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि गा गा के लोगों को सुनाया जाता था, तो कहानियाँ लोगों तक गा के सुनती थी. नॉट रीड एंड पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड बाई मेमरी. सो मोस्ट वर रिटन डाउन ओनली सेंचुरीज लेटर. What is ballad? You know very well what is ballad. Ballad is short narrative poem designed to be sung, जो गाई जा सकती है. अच्छा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ दी गई ऑलरेडी है ना. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम अपन डिस्कस भी कर चुके हैं काफ़ी बार, तो उसको अपन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं. बैलेड का क्या है कि सिंपल स्टोरी टेलिंग होती है, ड्रामेटिक ओपनिंग होगी, डायलॉग होंगे, बैलेड के अंदर स्टेंजा होगा, देन रिपीटेशन होगा वर्ड का. कि यूजुअल 4 लाइन का स्टेंजा होता है, अल्टरनेटिंग 4-3 स्ट्रेस आते हैं, जनरली राइमिंग रहती है A B C B की.
कुछ वर्ड्स लाइन्स जो है रिपीट होते रहते हैं, रिफ्रेन आता है इसके अंदर बार बार, मीन्स मैनी बैलेंस रिपीट अ लाइन और फ्रेजेस ईस्ट एंड जा, ताकि रिदम बनता रहे। सिंपल लैंग्वेज होती है, सडन एंडिंग हो जाती है। कुछ फेमस बैलेड्स और उनके कलेक्शन का नाम भी यहाँ पे दिया गया है ना। कुछ यहाँ पे फेमस हैं, बहुत बहुत सारी हैं जो यहाँ दी गई। अमंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंग्लिश एंड स्कॉटिश बैलेड्स है यहाँ पे, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले अपन ने पढ़ी भी हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि पहले भी अपन इन चीज़ों को समझ चुके हैं। रॉबिन हुड स्टोरीज जो है स्पेशली पॉपुलर हुई उस समय पे। दे सेलिब्रेट करेज, जस्टिस एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन। द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा ऑल्सो, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो है उनका डेवलपमेंट हुआ। द अर्लीस्ट फॉर्म वाज अ मिस्ट्री प्ले, you know very well, presenting stories from the Bible, from the creation to the last judgment, to teach religion to ordinary people. They were performed during the feast of corpse Christi or of movable pagans wagon. Each play organized by a craft guild. The four surviving cycles are York, Chester, Wakefield and Entown. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो द सेकंड शेप्डर्स प्ले है। इसमें भेड़ चुराने वाले मैक की एक बहुत ही फ़नी सी स्टोरी है, ईसा के जन्म की कुछ बहुत प्योर रिलीजियस स्टोरी के साथ में जोड़कर बताई गई है। तो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मिस्ट्री प्लेज इंट्रोड्यूसेस रियलिस्टिक डायलॉग। एक्चुअली मिस्ट्री जो प्लेज होते हैं उन्होंने इंग्लिश जो अपना ये कहो आपके ड्रामा है, इंग्लिश जो ड्रामा है उसके अंदर बहुत अच्छी शुरुआत की। मॉरलिटी प्ले, ठीक है। बाद में मॉरलिटी प्ले जो है उन्होंने बाइबल की स्टोरीज़ जो हैं उनकी जगह इंसान के जीवन से रिलेट करने के रूप में ले ली। इसके अंदर जैसे हीरो दिखाया गया है, उसमें उसके अंदर इतनी गुड क्वालिटीज़ जो दिखा दी गई है, उसके बाद उसका डाउनफॉल जो है वो दिखाया गया है। मतलब इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई है। लेटर मोरालिटी प्ले रिप्लेस बाय बिब्लिकल स्टोरीज with allegories of human life. Their hero, often called everyman and mankind, represent all humanity, while other characters symbolize virtues, vices, and they are morality plays. राइट, जैसे गुड डीड्स हो गया, नॉलेज हो गया, फेलोशिप हो गया, ठीक है। वन मेमोरेबल फीचर ऑफ दीज प्लेस इज़ द वीज अ क्लेवर, वही सारा मॉरलिटी प्ले से रिलेटेड है, ठीक है। इन प्लेस के अंदर ना एक मेन जो खासियत है वो ये है कि वो वाइज जो होती है, यानी एक चालाक, मजाकिया और शरारती करेक्टर जो है उसको हीरो को गलत राह पर लेके चला जाता है, और फिर बाद में हीरो जो है वो रिपेंट भी करता है, उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फिर इंटरल्यूड्स जो हैं वो आए कि 16 सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंटरल्यूड्स बहुत पॉपुलर हुए। छोटे मजाकिया नाटक थे जो नोबल्स के घरों में, स्कूलों में या रॉयल जो कोर्ट्स होते थे उनके अंदर खेले जाते थे। अक्सर फीस्ट वगैरह होती थी, उनके बीच में इनको प्ले कर दिया जाता था। तो ये मॉरलिटी जो प्ले होते थे ना उनके बिल्कुल अपोजिट इनका जोर जो होता था ना वो विट्टीनेस के ऊपर था, सटायर पे होता था, रोज़मर्रा की जो हमारा जो एंटरटेनमेंट है ना उसके ऊपर हुआ करता था। उसके बाद फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडीज बाय द मिडल ऑफ द 16th सेंचुरी, इंग्लिश ड्रामा केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लासिकल थिएटर ऑफ एंशियंट रोम एंड प्ले राइट्स बिगन स्टडिंग, है ना। पढ़ने लगे थे प्लूटो एंड टेरेंस एंड राइटिंग रेगुलर 5 एक्ट कॉमेडीज़। हाँ, या पहली जो इंग्लिश कॉमेडी है आमतौर पर रैल्फ रॉयस्टर डाइस्टर मानी जाती है, ये जिसे निकोलस उडॉल ने करीब 1552 में लिखा था, यही मानी जाती है, तो इसको ज़रूर नोट कर लेना। ओके, ग्रामर गर्टन्स नीडल, एक खोई हुई सिलाई की सुई की तलाश पर टिकी है ना। ये रोज़मर्रा के घरेलू लाइफ से उठाते हैं और फिर कॉमेडी की तरह प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ग्रोथ इंग्लिश प्रोज की भी होने लगी थी कि जहाँ पोएम ठहरी रही वहाँ प्रोज भी तेज़ी से आगे बढ़ा। और यही एक ऐसा एज था ना कि इसके अंदर प्रोज ने भी एक अच्छा अचीवमेंट लिया और इसे 4 पावर्स ने आगे बढ़ाया। बट 4 फोर्सेस आर गवर्नमेंट बिजनेस चेंज इनटू फ्रेंच, फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश, मर्चेंट लॉयर नीड क्लियर एग्जैक्ट राइटिंग, प्रिंटिंग प्रेस एंड रिलीजियस आर्ग्यूमेंट डिमांड लैंग्वेज दैट ऑर्डिनरी पीपल कुड फॉलो एंड बी परsuaded by। इस चीज़ों ने आगे बढ़ाया। मेजर अचीवमेंट इन इंग्लिश प्रोज
ये इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किए गए कि सर थॉमस मेलरी की ले मार्थ द आर्थर, जो इंग्लिश की पहली ग्रेट प्रोज मानी जाती है ना, प्रोज नरेटिव मानी जाती है। पेस्टल लेटर्स ये प्रिजर्व करता है नेचुरल एवरीडे इंग्लिश एंड प्रोवाइड अ विविड पिक्चर ऑफ 15th सेंचुरी लाइफ। विलियम कैक्सटन प्रीफेस। सर जॉन फोर्टेस द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड। फोर्टेस्क्यू की द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड, इसमें राजनीतिक विचार में मतलब बहुत अहम योगदान दिया था। तो इस तरीके से निकोलस लव्स द मिरर ऑफ द ब्लेस्ड लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट बिकम वन ऑफ द सेंचुरीज मोस्ट पॉपुलर डिवोशनल बुक बनी थी। तो ये आपने ज़रूर एक बार ध्यान देना है। कुछ मेन मेन वर्क्स हैं जो उस समय पे बहुत फेमस हुए थे, जो आज भी मतलब माने जाते हैं। एलिग्री एंड डिक्लाइन ऑफ शिवालरिक रोमांस, यानी जो शौर्य रोमांस जो है उसका पतन हो गया था एक तरह से। एक्चुअली टू मेजर मिडवल लिटरेरी फॉर्म्स थी, जिसमें एक एलिग्री और एक शिवालरिक रोमांस था। ये डिक्लाइन होने लगा था ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवाइवल। एलिग्री बिकेम मैकेनिकल, एक्चुअली मैकेनिकल मानी जाने लगी थी, ओवर डिपेंडेंट। शिवालरिक रोमांस जो है वो भी खोने लगा था, बिकॉज इट अपील्स एज द आइडियल ऑफ नाइटहुड नो लॉन्गर मैच्ड द हार्श रियलिटीज ऑफ द वार्स ऑफ रोजेस। क्योंकि वार वूर से लोग बाहर निकले थे, इन सब चीज़ों को अब धीरे धीरे छोड़ने लग गए थे। ह्यूमनिज्म एंड द न्यू लर्निंग, ह्यूमनिज्म और न्यू लर्निंग शुरू हुई इस दौर में ना। सबसे ज़्यादा मेन क्या हुआ था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो था, है ना, वो माना जाता है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पीरियड वाज ह्यूमनिज्म, है ना। इसको न्यू लर्निंग के नाम से जाना गया। इट बिगन इन इटली, इटली। इसकी शुरुआत इटली में फ्रांचेस्को पेट्रार्क सॉरी, यानी जो ह्यूमनिज्म के फादर कहे जाते हैं, उनसे हुई थी। और ग्रोसिन, लिनेकर, कॉलेट, मोर और इरेस्मस जैसे जो स्कॉलर्स थे, उनके जरिए ये इंग्लैंड पहुंचा। ह्यूमनिज्म ने ग्रीक और लेटिन जो क्लासिक्स थे ना, लेटिन जो क्लासिक्स थे, उनके ओरिजिनल टेक्स्ट, उनके रीजन, एजुकेशन, ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको बढ़ावा दिया। इसने लिटरेचर को म्यूचुअल जो थियोलॉजी है, म्यूचुअल जो थियोलॉजी है उससे हटाकर, सॉरी, मिडवल थियोलॉजी टू ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड प्रैक्टिकल लाइफ, मीन्स इट शिफ्टेड लिटरेचर फ्रॉम मिडवल थियोलॉजी, मिडवल थियोलॉजी से हटाकर ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल कैरेक्टर और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ डाला। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंग्लिश एग्जाम्पल है वो है सर थॉमस मोर की यूटोपिया, जो कि 1516 की है। देन द रिफॉर्मेशन एंड रिलीजियस लिटरेचर, कि धर्म सुधार जो है जिसको अपन कहते हैं रिफॉर्मेशन, राइट, एंड रिलीजियस लिटरेचर एंड धार्मिक साहित्य। ओके, इसने ना सिर्फ मतलब जो ये रिफॉर्मेशन है ना, इसने सिर्फ रिलीजन ही नहीं, इंग्लिश लिटरेचर को भी बदला था। बाइबल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, उसको इसने बढ़ावा दिया, ठीक है। टिंडेल का न्यू टेस्टामेंट जो 1525 से 26, और कवरडेल की बाइबल, ग्रेट बाइबल इसके अंदर शामिल होती है इन चीज़ों को मतलब प्रमोट करने के लिए। तो थॉमस क्रेनमर की बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, ठीक है, जो कि जिसके अंदर क्रिश्चियंस चर्च सर्विसेज और ये सब डाली गई है। द रिफॉर्मेशन ऑल्सो प्रोड्यूस सरमन्स, पैम्पलेट, रिलीजियस डिबेट, हेल्पिंग द डेवलप इंग्लिश प्रोज। इटली द सोनेट एंड ब्लैंक वर्स, यानी लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो आया वो इटली से आया। पेट्रार्क ने सोनेट को निखारा, 14 लाइन्स की, जो जिसके अंदर 8 लाइन्स जो है ऑक्टेव, 6 लाइन जो सेस्टेट रही, विद द टर्न दैट इज बिटवीन, दैट कम्स बिटवीन, दैट कॉल्ड वॉल्टा। सर थॉमस वर्ड ब्रॉट इट इनटू इंग्लिश विद ट्रेजर राइमा, है ना। सर थॉमस वाइट जो है ना इसको इंग्लिश में ले आए, और साथ ही ट्रेजर रेमा जो है और वर्स स्टाइल ले आए। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे मॉडिफाइड द इटालियन सोनेट टू इंग्लिश, है ना। हेनरी हावर्ड ने, अर्ल ऑफ सरे ने इटालियन को बदल कर और इंग्लिश के अंदर चेंज कर दिया, सोनेट ऑफ 3/4 एंड 1 कपलेट वाला। तो ही इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स। द पोएम्स ऑफ वाइट एंड सूरी वर पब्लिश्ड इन टोटल्स Miss Clenny 1557, the first printed anthology of English poetry, you can say, right। अब सेमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक अपन ने सारे पढ़े हैं ना, वो कुछ इस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, मतलब इस तरह से लिख सकते हो। ये फर्स्ट अपन ने पढ़ा था लिटरेरी बैडनेस एंड लिमिटेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द लॉस ऑफ पैटर्नेज, एन एज ऑफ ट्रांजिशन, प्रिंटिंग लैंग्वेज एंड ग्रोथ ऑफ प्रोज,
पोइट्री, ड्रामा एंड स्कॉटिश मेकर्स, रिलीजियस चेंजेस, ह्यूमनिज्म, ये सारे उसी में ही आ गए। पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज, है ना, रिलीजियस चेंज, जो भी कंडीशंस रही हैं उसी के अंदर सारे के सारे आ गए। तो ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, राइट। तो इसको अपन करते हुए मतलब चलते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द लॉस ऑफ पैट्रोनेज, ये सब अपन पढ़ चुके हैं पहले। आगे देखिए, एन एज ऑफ ट्रांजिशन। एन एज ऑफ ट्रांजिशन मीन्स चेंज का एज जो है वो प्रिंटिंग लैंग्वेज एंड द ग्रोथ ऑफ प्रोज, 4th नंबर पे है। फिर है पॉपुलर पोइट्री, ड्रामा एंड द स्कॉटिश मार्कर्स, जिनको मेकर भी बोला जाता है, स्कॉटिश मेकर, राइट। देन रिलीजियस चेंज फ्रॉम लोलार्डे टू द रिफॉर्मेशन, लोलार्डी से रिफॉर्मेशन तक, ह्यूमनिज्म, रियलिज्म एंड द कमिंग रेनेसा, राइट। अब अपन बात करेंगे, ये सब अपन कर चुके हैं, ह्यूमनिज्म भी कर चुके हैं, रियलिज्म भी और कमिंग रेनेसा भी। ये ह्यूमनिज्म कैसे बढ़ा, कहाँ से कहाँ तक चला, और उसके बाद अब अपन बात करेंगे मेजर राइटर्स एंड वर्क्स की। एक्चुअली मेजर राइटर्स और वर्क्स की जब अपन बात करते हैं ना, तो बात करते हैं चौसर की डेथ से शुरुआत होती है यहाँ इसकी, क्योंकि इस एज की, चौसर की डेथ से ही शुरुआत हुई है इस एज की। तो चौसर की डेथ हुई तो क्या है, चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहलाए थे। चौसर इतने अच्छे राइटर हुए हैं कि लोग उनको इमिटेट करने लगे थे। तो इनकी डेथ के बाद में इंग्लिश पोइट्री एंटर्ड अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन, एक बार डिक्लाइन होने लगे। पोइट्स हु फॉलोड एडमायर्ड हिज genius and tried to imitate his style, but few possessed his originality. तो these writer known as the English Chaucerian, इनको कहने लगे जो इनकी नकल करते रहे, है ना, अपनी खुद की ओरिजिनलिटी किसी में नहीं थी, इनको चौसेरियन कहने लगे। इन चौसेरियन में जो फर्स्ट आते हैं वो आते हैं जॉन लिडगेट, ठीक है, 1370 से 1451। बरी सेंट एडमंड्स का बेनेडिक्टिन जो है मोंक है ये, ठीक है, 15th सेंचुरी का सबसे फेमस इंग्लिश पोइट, ठीक है। इन्होंने 1,45,000 से भी ज़्यादा लाइंस लिखी और उसे हेनरी हम्फ्री ड्यूक ऑफ ग्लस्टर का क्या मिल गया, पैट्रोनेज मिल गया, राइट। इनकी कुछ फेमस वर्क्स जो है वो यहाँ पे मेंशन है, क्लियर। तो पहले कौन आ गए चौसेरियन, चौसर को फॉलो करने वाले कंप्लीटली, जॉन लिडगेट। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इनकी फीचर्स देख लो पहले। इनकी जो पोइट्री थी ना, रिच थी मॉरल टीचिंग से, एलिग्री से, क्लासिकल थीम से एंड पोएटिक स्टाइल से। दो क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स लेंथ एंड लैक ऑफ इमेजिनेशन, बट he preserved Chaucer's literary tradition and popularized the theme of the fall of great men, है ना। फिर उसके बाद में अपने सेकंड आते हैं थॉमस हॉकलिव, ये है 1368 से 1426 तक। हॉकलिव लंदन के प्रीवी सील ऑफिस के अंदर ना क्लर्क थे। शायद वो चौसर को पर्सनली जानते थे और हमेशा उसे, चौसर को ना वो अपना टीचर मानते थे, अपना एक तरह से कहो टीचर से भी ज़्यादा अपने उनको फॉलो करते थे, अपना मास्टर मानते थे, ठीक है। और एक एंड हैड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिम पेंटेड इन वन मैन्युस्क्रिप्ट, एक पांडुलिपि के अंदर उन्होंने उनका फ़ोटो भी बनाया है। तो पोइट की सबसे अच्छी जो फ़ोटो है ना वो यहीं पर ही है, मिलेगी आपको। तो मेजर वर्क्स इनके कौन कौन से हैं, ला मॉल रेगल है उनका, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस है, एंड द कंप्लेंट एंड द डायलॉग विद अ फ्रेंड है, ठीक है। तो हॉकलिव के बारे में आपने क्या जाना, थॉमस हॉकलिव लंदन के एक ऑफिस के अंदर क्लर्क थे और चौसर को शायद पर्सनली जानते थे, हमेशा उनको अपना गुरु मानते थे, मास्टर मानते थे, टीचर मानते थे। एक मैन्युस्क्रिप्ट में उसका फ़ोटो भी बनवाया और पोइट की सबसे अच्छी फ़ोटो यही मानी जाती है, राइट। उसके बाद में भाई आपके थर्ड नंबर पे आते हैं स्टीफन हॉज। स्टीफन हॉज हेनरी 7th के यहाँ पे ग्रूम ऑफ द चैम्बर थे और मिडवल, हाँ, he stands at the very end of medieval allegory. The pastime of pleasure 1505 to 06 में हीरो ग्रैंड अमोर ट्रेवल थ्रो सिम्बॉलिक कंट्री, ये दिखाए हैं इसमें कि साथ वो लिबरल आर्ट सीखता है और डिफीट करता है जायंट्स को और लास्ट में डेथ हो जाती है उसकी। तो ये जो क्रिएशन है, ठीक है,
इट प्रेजेस लर्निंग, वर्च्यू एंड नाइटहुड। अब ये ओरिजिनल नहीं है, बट ब्रिज है बिटवीन मिडविल एलिगरी एंड स्पेंसर्स फेरी क्वीन, एक तरह से। फिर बारी आती है आपके जॉन स्केल्टन की। जॉन स्केल्टन करीब 1460 से 1529 तक के रहे हैं। स्केल्टन जो है ने प्रिंस हेनरी जो है, यानी हेनरी, सॉरी, स्केल्टन टोट द यंग प्रिंस हेनरी, लेटर हेनरी एट्थ, एंड 3 यूनिवर्सिटीज गेव हिम द टाइटल पोइट लोरेट। एक्चुअली स्केल्टन ने ना प्रिंस हेनरी यानी हेनरी एट्थ के बाद जो आए थे उनको पढ़ाया था, और 3 यूनिवर्सिटीज़ ने उनको पोइट लोरेट की भी उपाधि दी। अच्छा, रेसमस तक ने उन्हें, मतलब ये समझ लो कि बहुत फाइन स्कॉलर बताया है। इन्होंने स्क्लेटोनिक वर्स जो है उसको इन्वेंट किया था, जिसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं, रैपिड रिदम होता है, रिपीटेड राइम्स होता है। तो इनकी पोएम्स जो है ना वो जानी जाती थी सटायर, ह्यूमर, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और लाइवली एवरीडे लैंग्वेज के लिए। ये रिगार्डेड एज द मोस्ट ओरिजिनल इंग्लिश पोइट ऑफ द अर्ली ट्यूडर पीरियड। अगर अर्ली ट्यूडर पीरियड की बात की जाए ना तो यही है फर्स्ट इंग्लिश पोइट। इनकी मेन जो क्रिएशंस हैं उनमें द वाउज ऑफ गॉड, फिलिप स्पैरो, कॉलिन क्लाउड, स्पीक पैरेट, वाई कम ये नेट टू कोर्ट, मीन्स इस टाइप की इनके वर्क्स हैं जो डील करते हैं कोर्ट लाइफ से, रिलीजियस करप्शन से, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म से, ह्यूमर से और मॉरलिटी से। उसके बाद आ जाते हैं अपने स्कॉटिश मेकार। ये तो थे चौसर को फॉलो करने वाले कम्प्लीटली, यानी ब्लाइंडली चौसर को फॉलो करते थे। फिर स्कॉटिश मेकर्स आ जाते हैं। चौसर के बाद में जहाँ मीन्स वाइल इंग्लिश पोइट्री डिक्लाइन, राइट, स्कॉटिश पोइट्री जो है ना भाई उसका गोल्डन टाइम चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया। और ये मेकर्स मीन्स मेकर कहलाते थे ये, या पोइट कह दो आप। ये चौसर को एडमायर करते थे, है ना, लेकिन इनकी खुद की भी अक्ल ये लगाया करते थे। फॉलो तो करते थे, मतलब एडमायर करते थे, पसंद करते थे, बट इतना नहीं कि भाई बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। बट कंबाइंड इज इन्फ्लुएंस विद स्कॉटिश ट्रेडिशंस, फ्रेंच लिटरेचर, क्लासिकल लर्निंग। तो देयर पोएट्री इज नोटेड फॉर ओरिजिनलिटी, ह्यूमर, सटायर, विविड नेचर, डिस्क्रिप्शन एंड टेक्निकल ब्रिलियंस। इनमें सबसे पहले आए आपके किंग जेम्स। सबसे पहले स्कॉटलैंड का किंग जेम्स 1394 से 1437। किंग जेम्स फर्स्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल रूलर रहे हैं, अकम्प्लिश पोइट भी रहे हैं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन इंग्लैंड ही बिकेम फैमिलियर विद द वर्क्स ऑफ चौसर एंड गॉल। इनको सजा हो गई थी एक बार, लंबी कैद में रहे थे ये, तो उस समय इन्होंने चौसर और गोवर को पढ़ा था। इनकी भी कुछ फेमस वर्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं। द किंग स्क्वेयर यानी राजा की किताब, राइम रॉयल में लिखी गई एक बहुत अच्छी, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि एक ड्रीम विजन पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। उसके बाद में सेकंड आ जाते हैं अपने रॉबर्ट हैनरिसन। रॉबर्ट हैनरिसन 1425 से लगभग 1500 तक शायद डनफर्मलाइन में एक स्कूल मास्टर थे ये, और बहुत सारे क्रिटिक उनकी साइकोलॉजिकल जो समझ है और आम लोगों से सहानुभूति है उसकी वजह से उनको मेकारों में सबसे बड़ा मानते हैं। कुछ उनके मेजर वर्क्स भी यहाँ पे हैं। द टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड, चौसर की क्रेसाइड की कहानी को और आगे बढ़ाती है। द मोरल ऑफ फेविलियस, जिसमें जो पशु होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनकी कहानी है, इसमें मोरल कुछ नॉलेज मिलती है। रॉबिन मैकाइन है जिसके अंदर जो इंग्लिश की सबसे मतलब शुरुआत की पशुओं से रिलेटेड पास्टोरल जो पोएम है वो मानी जाती है। और एक आती है अपनी ऑर्फियस एंड यूरिडिस, राइट, जिसके अंदर क्लासिकल मिथ्स जो है वो देखे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी आपके विलियम डनबर, देन गोविन डगलस, और फिर आते हैं आपके ब्लाइंड हैरी। तो ब्लाइंड हैरी अपनी देशभक्ति जो है ना, पैट्रियोटिक एपिक, उसके लिए जाने जाते हैं। द वॉयल्स जिसका नाम है उसके लिए उनको याद किया जाता है। इसमें स्कॉटलैंड के जो नेशनल हीरो हैं सर विलियम वॉलेस, उनके लाइफ के बारे में लिखा गया है। गैविन डगलस जो है, गैविन डगलस एक स्कॉलर, बिशप रहे हैं, ह्यूमनिस्ट रहे हैं, ठीक है, क्लासिकल लिटरेचर, स्कॉटिश पोइट्री का इंट्रोड्यूस करवाने वाले माने जाते हैं, ये हैं। उसके बाद में आपके आते हैं 15th सेंचुरी इंग्लिश प्रोज के राइटर्स। उसमें सर थॉमस मैलरी, सर थॉमस मैलरी 1415 से 1471 तक है। मैलरी जो है ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल। इनके मास्टरपीस हैं यहाँ पे ली, मॉर्डे, डी आर्थर,
है ना, लगभग 1470 में कंप्लीट हुई थी। 1485 में विलियम कैक्सटन ने इसे छापा था। ये राजा आर्थर और गोलमेज के नाइट, सर लैंसलॉट, सर ट्रिस्ट्रिम, हॉली ग्रेल और कैमलोट के जो डिक्लाइन है उनकी कहानियों को बताती है। अच्छा, लिटरेरी इंपॉर्टेंस की लास्ट ग्रेट वर्क ऑफ मिडिवल लिटरेचर, फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज है ये। थीम ऑफ शिवैलरी, ऑनर, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल एंड डिक्लाइन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। देन विलियम कैक्सटन की बारी आएगी। ये 1422 1491 है विलियम कैक्सटन। कैक्सटन सिर्फ इंग्लैंड के पहले प्रिंटर नहीं, कैक्सटन इज रिमेम्बर्ड नॉट ऑन इंग्लैंड्स फर्स्ट प्रिंटर नहीं, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर भी कहलाते हैं, ट्रांसलेटर भी कहलाते हैं। उन्होंने फ्रेंच, लैटिन, डच से 20 से ज़्यादा बुक्स को ट्रांसलेट किया है, फ्रेंच, लैटिन और डच से 20 से ज़्यादा, ठीक है, जिसमें यूरोप की बहुत सारे, मतलब है ना, ये कहते हैं इंपॉर्टेंट यूरोपियन वर्क्स जो हैं वो अवेलेबल है इंग्लिश रीडर्स के लिए। तो इस ग्रेटेस्ट लिटरेरी कंट्रीब्यूशन लाइज इन हिज प्रीफेस एंड एपिलॉग्स वेयर ही डिस्कसेस ट्रांसलेशंस, लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज इन वार्म कन्वर्सेशन स्टाइल। तो बाय चूजिंग विच बुक टू रीड ही शेप द लिटरेरी टेस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड हेल्प establish standard English. Then other 15th century prose writers are there, and they are Sir John Fortescue, right? And the next one is Reginald Peacock, and the next one is Julian of Norwich. इन्होंने भी मतलब बहुत सारा अपना, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने एक्सप्लेन किया द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड वाई अ किंग शुड रूल with consent, founding English political prose. And सेकेंड वन इज़ रेजिनाल्ड पिकॉक। इन्होंने चर्च जो होते हैं ना उसका बचाव, मतलब जलाने के बजाय भाई आप रीज़न से काम लो ना भाई, कोई अगर इस तरह के, तो इसीलिए उनकी निंदा भी हुई थी। और ये जूलियन ऑफ नॉर्विच हैं, इन्होंने किसी लेडी द्वारा लिखी पहली इंग्लिश बुक दी। मर्जरी कैंप ने पहली, मतलब ये कह लीजिए कि आप इंग्लिश ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। पेस्टल लेटर द फर्स्ट ऑर्डिनरी इंग्लिश, राइट। नेक्स्ट आता है अर्ली ट्यूडर ह्यूमनिस्ट एंड प्रोज राइटर। अर्ली ट्यूडर ह्यूमनिस्ट और प्रोज राइटर में सर थॉमस मोर हैं। सर थॉमस मोर ये एक लॉयर, एक स्कॉलर, स्पीकर, कॉमन एंड फाइनली लॉर्ड चांसलर रहे हैं। एडमायर्ड ऑल ओवर यूरोप इनके लर्निंग के लिए, इनके विट के लिए। एग्जीक्यूटेड फॉर रिफ्यूजिंग एक्सेप्ट द किंग, एक बार कर दिया, एंड एज अ हेड ऑफ द चर्च एग्जीक्यूट कर दिया गया था इनको, मतलब राजा को चर्च का लीडर मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था, जिसके लिए इनको सेंटेंस डेथ जो है दी गई थी। यूटोपिया के दो हिस्से हैं। यूटोपिया हैज़ टू हाफ्स। द फर्स्ट अटैक रियल इंग्लिश इविल्स, पॉवर्टी एंड क्लोजर, राइट। दो दो पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा एक ऐसा द्वीप जो है उसका वर्णन करता है, आइलैंड का वर्णन करता है, जहाँ ज़मीन जो है ना साजी, सब पढ़े लिखे हैं, धर्म की आज़ादी है। इस तरह यूटोपिया जो 2 पार्ट्स में है। द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड थर्ड, इंग्लिश में लिखा पहला मॉडर्न जो है हिस्ट्री है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं जो हैं वो हैं आपके डेसिडेरियन इरेस्मस, लीडिंग स्कॉलर हैं क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म के और क्लोज फ्रेंड रहे हैं सर थॉमस मोर के। इनके मेजर वर्क्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, प्लेस ऑफ फुली एंड ग्रीक वर्क, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट। नेक्स्ट आते हैं आपके विलियम टिंडेल, जो कि 1494 से 1536 तक है। टिंडेल इंग्लिश मतलब ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर रहे इंग्लिश रिफॉर्मेशन का। ही बिलीव्ड ऑर्डिनरी पीपल शुड रीड द बाइबल इन देयर ओन लैंग्वेज, इन्होंने हमेशा ये विश्वास किया है। अनेबल टू ऑब्टेन परमिशन इन इंग्लैंड, ही ट्रांसलेट द न्यू टेस्टामेंट अब्रॉड and printed copies were secretly brought into England despite official opposition, ठीक है। तो टिंडेल ने इस तरीके से काम किया, मतलब इंग्लैंड में इजाज़त ना मिलने पर भी उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का जो ट्रांसलेशन है ना वो किया फॉरेन के अंदर 1525 से 26, और गवर्नमेंट के विरोध के बावजूद भी जो प्रिंट हो गई थी ना उनको चोरी छिपे इंग्लैंड में भेजा। तो बाद में उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट के भी कुछ हिस्सों का ट्रांसलेट किया था, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1536 में उनको सेंटेंस ऑफ डेथ दे दी गई थी। तो मच ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द किंग जेम्स बाइबल रेस्ट अपॉन हिज ट्रांसलेशंस, कि किंग जेम्स बाइबल है ना उसकी काफ़ी ट्रांसलेशन जो है ना उन्हीं के ट्रांसलेशन पर टिकी हुई है। अदर ह्यूमनिस्ट के अंदर ये आ जाते हैं आपके, अदर ह्यूमनिस्ट में कौन कौन आ जाते हैं, एक आ जाते हैं आपके जी माइल्स कवरडेल, सेकंड वन इज थॉमस कैन क्रैनमेल क्रैनमर, और एक आ जाते हैं सर थॉमस एलियट। तो सर थॉमस एलियट जो है उन्होंने एजुकेशन के बारे में लिखा है।
और आपके जो थॉमस क्रेनमर हैं कैंटरबरी के आर्चिव के रूप में इन्होंने काम किया। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो है वो इन्होंने तैयार करी थी, बुक ऑफ कॉमन प्रेयर वो इन्होंने तैयार करी थी। और ये जो हैं आपके माइल्स कवरडेल, इन्होंने 1535 में पहली पूरी प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल जो है वो पब्लिश की थी। ठीक है। न्यू पोइट्स के अंदर आपके आ जाते हैं सर थॉमस मोर। न्यू में फर्स्ट आपके जो हैं सर थॉमस मोर 1478 टू 1535, नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश लिरिसिस्ट। वाइट इंट्रोड्यूस इटालियन रेनेसा पोइट्री इनटू इंग्लैंड। सॉरी, ये थॉमस मोर नहीं बल्कि थॉमस वाइट होना चाहिए, सर थॉमस वाइट, मोर नहीं है ये। एंड फादर ऑफ द इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश लिरिसिस्ट, वाइट इंट्रोड्यूसेस, मोर नहीं है भाई, ये गलत है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, WYATT। ठीक है, थोड़ा साफ कर देते हैं, W ना वाइट है, YATT। ठीक है, इन्होंने इटालियन रेनेसा पोइट्री को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया है ना, वाइट ने इटली का जो है ना इटालियन रेनेसा पोइट्री इनटू इंग्लैंड। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इंट्रोड्यूस द पेट्रार्कन सोनेट इनटू इंग्लिश, ये याद रखना। ऑल्सो ब्रोड ट्रेजर राइमा सटायर एंड पर्सनल लिरिक लिखा है। फेमस पोएम इनकी दाई फ्ली फ्रॉम मी, हुज लिस्ट टू हंट माई ल्यूट अवेक, ये इनकी फेमस रही हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट आ जाते हैं ये हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे मीन्स सरे ने वाइट के काम को ही थोड़ा सा ये समझिए पॉलिश किया। इंग्लिश पोएम के सबसे बड़े इनोवेटर्स जो हैं उनमें से एक ये माने जाते हैं। और इनका जो कंट्रीब्यूशन वो है कि जो शेक्सपियरी जो सोनेट है उसको डेवलप करा। ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया ब्लैंक वर्स को थ्रू हिज ट्रांसलेशन ऑफ विर्जिल एनिट, विर्जिल की जो एनिट है उसके ट्रांसलेशन के द्वारा किया। इनकी पोएम अपनी स्मूथनेस के लिए, अपनी रिदम के लिए, अपनी एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं। उसके अलावा जो आते हैं वो हैं हेवुड, बेल, उड़ान। इन्होंने प्रिपेयर किया द वे ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, है ना, एंड बैलेड्स एंड रिलीजियस प्लेस प्रिजर्व द वॉइस एंड कल्चर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा अपना एज है ये कंप्लीट हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया था, आई नो वेरी वेल, बट इतनी मेहनत के लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।